विंडो पर यूआई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी। तो जिस लाइब्रेरी को हमने यूज़ किया था वो थी पीके इंटर। और इस लाइब्रेरी के थ्रू हमने अपने विजेट्स को क्रिएट करना सीखा। फिर उसमें आपने थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग देखा, बटन की फॉर्मेटिंग लाइक फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, है ना, ये सब चीज़ें, बॉर्डर वगैरह, फ्रेम देखा, लेआउट्स वगैरह देखे। आज आगे बढ़ेंगे। जब आप किसी भी जीयूआई एप्लीकेशन को बना लेते हैं तो अब आप उसमें अपना लॉजिक ऐड करना चाहते हैं। उस लॉजिक को इंडस्ट्री के टर्म में बिजनेस लॉजिक या एप्लीकेशन लॉजिक के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन लॉजिक या बिजनेस लॉजिक का मतलब होता है पर्पस क्या था आपकी एप्लीकेशन बनाने का। तो इस वाले एप्लीकेशन का पर्पस था दो नंबर को ऐड करना, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो ये आपका मेन लॉजिक हो गया एप्लीकेशन का। इसी को हम लोग बिजनेस लॉजिक या एप्लीकेशन लॉजिक के नाम से जानते हैं। अब कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है जीयूआई प्रोग्रामिंग में, इसको सीखना पड़ेगा। तो ये हमारा यूजर है जो इसको यूज करेगा। तो यूजर का हमें समझना पड़ेगा इंटरेक्शन। यूजर का इंटरेक्शन इसके साथ कैसे हो सकता है। तो यूजर का इंटरेक्शन कैसे होगा? माउस को विंडो पर लेकर आएगा, माउस से यहाँ पर कर्सर क्लिक करेगा, कीबोर्ड से नंबर टाइप करेगा, फिर माउस से यहाँ पर फोकस लेकर आएगा, फिर कीबोर्ड से टाइप करेगा, फिर माउस को बटन के ऊपर लेकर आएगा, बटन पे क्लिक करेगा, है ना, फिर यहाँ पर माउस लाएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, माउस को यहाँ से हटाकर विंडो पे लाएगा, विंडो से बाहर ले जाएगा। तो हमें टर्म को समझना है यूजर इंटरेक्शन। यूजर इंटरेक्शन का मतलब होता है कि कीबोर्ड या माउस के थ्रू आप किसी भी विजिट पर कुछ भी करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? यूजर इंटरेक्शन कहेंगे। इवन आप माउस लेके जाएंगे तो वो भी एक यूजर इंटरेक्शन होगा, है ना। आप माउस क्लिक करेंगे, वो भी एक यूजर इंटरेक्शन होगा। आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड टैब की से फोकस शिफ्ट कर रहे हैं विजिट टू विजिट, तो ये सब क्या कहलाता है? यूजर इंटरेक्शन कहलाता है। अब इंटरनली होता क्या है, पीके इंटर में जब भी कोई यूजर इंटरेक्शन होता है उस यूजर इंटरेक्शन के लिए एक इवेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। तो इंटरनली जब भी यूजर हमारा किसी भी विजिट से इंटरेक्ट करेगा, अब जैसे मान लीजिए मैं माउस को विंडो पर लेकर आया हूं, तो जैसे ही मेरा माउस विंडो के अंदर आया वैसे ही एक इवेंट ऑब्जेक्ट बन गया होगा। अब मैं माउस को यहाँ पर लाता हूँ और यहाँ पर कीबोर्ड से कुछ टाइप करता हूँ। जैसे ही मैंने कोई की टाइप करी वैसे ही फिर से एक इवेंट ऑब्जेक्ट बना हो। मैंने बैक की टाइप करी फिर भी इवेंट ऑब्जेक्ट बन गया हो। मैंने माउस से विंडो पे क्लिक कर दिया तो एक इवेंट ऑब्जेक्ट बना होगा। मैंने माउस से बटन पे क्लिक कर दिया तो एक इवेंट ऑब्जेक्ट बना होगा। तो जो भी आप इंटरेक्शन कर रहे हैं किसी भी विजिट के साथ, विजिट चाहे विंडो हो, चाहे टेक्स्ट फील्ड हो, चाहे बटन हो, चाहे लेबल हो, किसी भी विजिट के साथ यूजर इंटरेक्शन होने पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी होती है इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमें क्या करना, उस इवेंट ऑब्जेक्ट को या उस इवेंट को, शॉर्ट में इवेंट कहेंगे, उस इवेंट को हम क्या करेंगे? हैंडल करें। तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम रखा गया इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या है? इवेंट हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जीयूआई एप्लीकेशन में अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो किसी भी जीयूआई एप्लीकेशन का जो लॉजिक है वो इवेंट हैंडलिंग टेक्निक के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है।
जितनी भी जीयूआई एप्लीकेशंस हैं उनमें जब हम लॉजिक को लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग इवेंट हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अब इवेंट हैंडलिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या टर्म्स होती हैं उनकी बात करेंगे। तो एक टर्म होती है, सबसे पहले तो इवेंट ही क्या होता है। दूसरा टर्म होता है हमारा सोर्स, क्या है हमारा। तीसरा होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन या मेथड। और चौथा होता है ये चार चीजें हैं जो आपको समझनी होती हैं इवेंट हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इवेंट हैंडलिंग हम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम जीयूआई एप्लीकेशन में कोई लॉजिक रन करना चाहते हैं। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। ये तरीका विंडो बेस्ड एप्लीकेशन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन में यूज होता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में ये भी होता है और भी तरीके होते हैं। तो अगर मैं आपको विंडो बेस्ड या मोबाइल बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशन के अंदर लॉजिक लिखना सिखाऊंगा तो टॉपिक का नाम इवेंट हैंडलिंग है। तो अभी हम विंडो बेस पर हैं, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इवेंट क्या होता है, इवेंट कैसे कहते हैं। डिक्शनरी का मीनिंग अगर इवेंट में ढूंढने चले तो क्या नजर आएगा, कुछ होना, समथिंग हैपन, कुछ हुआ। तो किसी भी चीज का होना क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। कॉलेज में इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है कॉलेज में। किस बात का इवेंट है, एनुअल फंक्शन होगा, फ्रेशर पार्टी होगी, फेयरवेल पार्टी होगी, कन्वोकेशन होगा, कुछ भी हो सकता है। एक इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में फिर इवेंट का सेंस क्या आएगा, यूजर ने कुछ तो किया है। तो यहाँ पर कुछ होना मतलब यूजर ने कुछ किया है। यूजर ने चाहे तो माउस पकड़ा है, यूजर ने माउस क्लिक करा है, यूजर ने बटन पे क्लिक करा है, यूजर ने क्लोज बटन पे क्लिक करा है, कुछ तो करा है यूजर। तो हम क्या बोलते हैं, इवेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट का मतलब हो गया एनी यूजर इंटरेक्शन, किसके साथ, विद एनी विजिट, किसी विजिट के साथ किया हो, चाहे विंडो हो, चाहे बटन हो, चाहे टेक्स्ट फील्ड हो, चाहे कुछ भी हो। तो कोई भी यूजर इंटरेक्शन किसी विजिट के साथ जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट कहते हैं। और प्रोग्राम में इवेंट एक ऑब्जेक्ट से दिखाया जाता है। मैं आपको बोलूंगा प्रोग्राम में एक इवेंट हुआ, दैट मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई
तो प्रोग्राम के अंदर अगर मैं आपसे बोलूंगा एक इवेंट हुआ है, तो इट मींस प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि इवेंट हो रहा है, तो इवेंट कौन सा हो रहा है? फेयरवेल पार्टी हो रही है, फ्रेशर पार्टी हो रही है, कन्वोकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो इवेंट के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं फिर। इवेंट कुछ होना, क्या होना, भाई उसी हिसाब से तो लेकर चलेंगे सब चीजें। भाई अगर मान लीजिए कॉलेज में एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो उस इस तरह से चीजों को हम अपना माइंड में कब करेंगे। इवेंट हो रहा है 15 अगस्त वाला, तो उस तरह से हम अपना ड्रेसिंग सेंस प्रिपेयर करेंगे। तो कौन सा इवेंट है उसके हिसाब से चीजें हम डिसाइड करते हैं। तो हमें इसलिए इवेंट का टाइप पता होना चाहिए, तभी हम सही से उसको समझ पाएंगे कि क्या करना चाहिए उस इवेंट में। ठीक है। तो अब अगर हम पाइथन में इवेंट के टाइप की बात करें, तो कई तरह की इवेंट होते हैं। उनमें से एक इवेंट होता है हमारा देयर आर फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड। तो एक होता है हमारा यहाँ पर एंटर इवेंट। एंटर इवेंट कब होता है? जब माउस किसी भी विजिट पर एंटर होता है। क्लिक नहीं करना है माउस, माउस को बस लेके जाना है। किस पर? किसी भी विजिट पर, चाहे विंडो पे ले जाओ, चाहे टेक्स्ट फील्ड पे ले जाओ, चाहे बटन पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। तो हम क्या बोलेंगे? एक एंटर इवेंट हो। और प्रोग्राम में क्या हुआ? एक एंटर इवेंट का ऑब्जेक्ट बन गया हो। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? एंटर नाम की क्लास होती है, टीके इंटर के अंदर एंटर नाम की क्लास है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जिसको हम यहाँ इवेंट का टाइप कह रहे हैं, प्रोग्रामेटिकली टीके इंटर मॉड्यूल के अंदर उस नाम की एक क्लास होती है। ठीक है। और जैसे ही वो इवेंट हो गए, उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में क्रिएट होता है। ठीक है। तो एंटर इवेंट कब होगा? जब भी आपका माउस एंटर होता है किसी भी विजिट पर। इफ माउस इज एंटर, एंटर इवेंट होता है। दूसरा लीव इवेंट। लीव इवेंट का मतलब है जिस विजिट पर माउस अभी एंटर हुआ था, आपने वहां से उसको हटा लिया। तो जैसे ही आप माउस बटन के ऊपर लेकर आए, एंटर इवेंट हुआ। और जैसे ही आपने माउस को बटन से हटाया, तो एक और इवेंट हो गया, लीव। ठीक है। तो लीव इवेंट होती है जब माउस कहीं से एग्जिट होता है किसी विजिट। एक होता है बटन इवेंट। बटन इवेंट कब होता है? जब माउस को क्लिक किया जाता है। कहाँ क्लिक करते हैं जनरली माउस को? बटन पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं माउस को विंडो पर कहीं क्लिक कर दूंगा, तो एरर थोड़ी ना आएगी, क्लिक तो फिर भी हो जाएगा। कोई सेंस नहीं बनता है। ज्यादा बार माउस को हम क्लिक अगर करेंगे तो बटन पे ही करेंगे। भाई टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक कर तो सकते ही है, लेकिन कोई सेंस तो होता नहीं है। टेक्स्ट फील्ड हम टाइप करेंगे। लेकिन जो इवेंट है, इसका कहना है कि आप माउस से कभी भी क्लिक करोगे तो बटन इवेंट होगी। जरूरी नहीं है बटन पे ही क्लिक करें। नाम में जरूर बटन लगा दिया इवेंट, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बटन पे ही क्लिक करना है, कहीं भी क्लिक करो। ठीक है।
mouse is split to any बटन इवेंट हो। अब बाकी आप समझ रहे हैं अपने आप, की प्रेस कब होती होगी, की रिलीज कब होती होगी, उसके बाद एक्सेप्ट। जब आपने कोई की प्रेस करी तो कहाँ प्रेस करोगे, टेक्स्ट फील्ड पर। तो जब आप टेक्स्ट फील्ड में कोई आपने की प्रेस करी, अभी जो की प्रेस करी उससे की हटाए नहीं, अभी आपने हाथ हटाए नहीं, अभी की आपकी प्रेस है, तो उस समय इवेंट होगा की प्रेस। जैसे ही आपने की को छोड़ा, फिर एक इवेंट हुआ की रिलीज। तो एक की के प्रेस होने पर दो इवेंट हो रहे हैं, की प्रेस भी हो रहा है और की रिलीज भी होगी। और भी इसके अलावा होते हैं, फोकस इन, फोकस आउट, और बहुत सारे इवेंट हैं। तो हम इतने से अपना काम कर लेते हैं। इवेंट, एनी यूजर इंटरेक्शन विद एनी विजिट इज नोन एज इवेंट। और ये कुछ अलग अलग टाइप की इवेंट बताए, एंटर इवेंट, लीव इवेंट, बटन इवेंट, की इवेंट। की इवेंट दो तरह के हो गए, की प्रेस इवेंट, की रिलीज इवेंट। इसके अलावा और भी इवेंट होते हैं। ठीक है, अब अगला आएगा सोर्स। सोर्स क्या होता है, किस विजिट पर यूजर ने इंटरेक्शन किया था और एक इवेंट हमारा जनरेट हुआ था। इवेंट का सोर्स कौन है, वो कौन था जिसकी वजह से इवेंट हुआ। अगर वो होता ही नहीं तो वो इवेंट ही नहीं होता। अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि एंटर इवेंट हुआ है, तो एंटर इवेंट कब हुआ होगा, जब आपने माउस को किसी विजिट पर एंटर किया होगा। अगर वो विजिट ही नहीं होता तो उस विजिट पर एंटर इवेंट नहीं होता था। तो सोर्स कौन हो गया, वो विजिट जिस पर यूजर इंटरेक्शन कर रहा है। तो कौन सा हो सकता है सर, कोई भी हो सकता है, बटन हो सकता है, विंडो हो सकती है, टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, लेबल हो सकता है। कोई भी विजिट जो मेरी एप्लीकेशन में दिख रहा है वो इवेंट का सोर्स हो सकता है, क्योंकि उसी पर तो यूजर इंटरेक्ट करता है आके। तो हमें ये पता करना होगा कि कब हुआ है। उसके बाद आया भाई कॉल बैक फंक्शन या मेथड। ये क्या होता है, अब आप जो भी लॉजिक लिख रहे हो, जोड़ने का, घटाने का, तो मान लो आप जोड़ने का लॉजिक लिख रहे हो, तो आप ऐसे लिखोगे एक्स प्लस वाई। तो ये लाइन कहाँ लिखोगे, मान लो बहुत छोटा लॉजिक है, एक ही लाइन का लॉजिक है, तो ये लॉजिक कहाँ लिखोगे। तो उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना होगा जिसके अंदर आप एक्चुअल में लॉजिक अपना लिखते हैं। अब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक शब्द क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी कॉलिंग पीछे से होती है, प्रोग्रामर हम और आप लोग नहीं करते। हम लोग इस फंक्शन को बना देते हैं और इस फंक्शन को पीछे से कोई कॉल कर देता है। पीछे से कौन कॉल कर देता है, जो हमारा सोर्स होता है वो कॉल करता है। इसलिए इसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो कॉल बैक एक काइंड ऑफ हेडिंग हो गया, बनाना इसके अंदर फंक्शन ही है, लेकिन उसका नाम हमने कॉल बैक इसलिए रख दिया क्योंकि वो पीछे से कॉल होगा, फ्रंट से कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन या कॉल बैक मेथड क्या है, इट इज अ फंक्शन और मेथड that contains business logic, जहां पर अपने लॉजिक को हम लोग लिखते हैं।
ये कोई अलग से हेडिंग नहीं है, ये इन तीनों को आपस में मिला देना क्या कहलाता है, बाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, इन तीनों को आपस में मिला देना क्या कहलाता है, बाइंडिंग कहलाता है। इवेंट, सोर्स और कॉलबैक मेथड को कंबाइन कर देना क्या कहलाता है, बाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो जो शुरू के ऊपर के तीन है इनको कंबाइन करना क्या कहलाता है, बाइंडिंग कहलाता है। चलिए अब कोड को इम्प्लीमेंट कर, तो क्या आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बटन पे जब माउस एंटर करें, बटन पे जब हम माउस एंटर करें तो बटन पे जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर से ये ब्लू कलर से हो जाए, और जैसे ही मैं माउस यहाँ से लीव करूं फिर से ये ब्लैक कलर से हो जाए। हम ये चाहते हैं। तो अब जो आप चाहते हो उसके लिए आपको क्या क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका सोर्स कौन है, किस विजिट पर आप ऐसा करना चाहते हो वो आपका सोर्स हो गया। तो ऐड बटन मेरा सोर्स हो गया। फिर आपको ये पता करना होगा कौन सा इवेंट आप हैंडल करना चाहते हो। दो इवेंट, एक माउस एंटर वाला और एक माउस एग्जिट वाला, रिलीज वाला। क्लिक नहीं करना है, हाँ, हो गए तो। अब कोड में इंप्लीमेंट करना शुरू कर। तो हमने क्या करा, ये जो बटन था V1 ऐड, इसको पकड़ लिया और ये तो हो गया मेरा सोर्स जिस पर मैं काम करना था। इवेंट मुझे पता है। अब क्या करो, कॉल बैक मेथड, कॉल बैक फंक्शन बनाओ। अगर मैं क्लास के अंदर कोड बना रहा होता तो एक मेथड में बनाता लॉजिक, मैं डायरेक्ट कोड बना रहा हूँ तो एक फंक्शन मुझे बनाना होगा। फंक्शन कहाँ बनाओगे, जो आपका सोर्स क्रिएट हुआ है प्रोग्राम में उससे पहले कभी बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ कहीं बना दो, सोर्स बनने से पहले कहीं बना दो। ठीक है, तो मैं विंडो बनाने के बाद बना देता ताकि थोड़ा रीडेबिलिटी बनी रहे। तो ये आपका कॉल बैक बन रहा है और ये क्या करेगा, ऐड बटन का जो एंटर है उसको हैंडल करेगा। तो मैंने इसका नाम ऐड अंडरस्कोर एंटर कर दिया ताकि ऐड बटन के एंटर को ये मैनेज करेगा। अब इस फंक्शन के अंदर आपको इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है एज आर्गुमेंट। तो यहाँ पर हम क्या पास करते हैं, एक आर्गुमेंट पास करते हैं इवेंट नाम। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ABCD IJ के कुछ भी रख सकते हो। ये बस इस बात की पहचान है कि जो इवेंट हुआ है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस वेरिएबल में आकर स्टोर होगा। अब आप यहाँ पर क्या लॉजिक लिखोगे अभी हम नहीं लिखना चाह रहे, अभी बस हम प्रिंट लगा दें। ठीक है, और लिख दिया है। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया, एक दूसरा कॉल बैक बनाया ऐड के रिलीज के लिए। ठीक है, जब ऐड बटन से माउस रिलीज हो तो जो इवेंट हुआ वो आ गया और मैंने सिर्फ क्या करा, प्रिंट कर दिया बाय, कुछ भी लिख दिया। ये दोनों फंक्शन का नाम आपकी पसंद के हैं, कोई स्पेशल मेथड नहीं है। आप इनका नाम XY रख लो, शोवन रख लो, डिस्प रख लो, कुछ भी रख लो, जो आपका मन करता है वो रख लो। रीडेबिलिटी के लिए मैंने ऐसा रखा हो कि ये फंक्शन एंटर इवेंट को हैंडल करेगा ऐड बटन के, ये फंक्शन रिलीज इवेंट को हैंडल करेगा ऐड बटन, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसा रखा हुआ। बाकी आप जैसा है वैसा रखो। ये मेरा कॉल बैक फंक्शन बन गए जिनके अंदर मैंने एक लाइन का प्रिंट लॉजिक लिखा हो। अब उसके बाद ये जो B1 बटन है, अब मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी B1 बटन को ये नहीं पता कि जब मेरे ऊपर एंटर इवेंट होगा तो मुझे क्या करना है।
अब हम B1 बटन से ये कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर अगर एंटर इवेंट हो तो आप एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर देना। तो B1 बटन को बताना पड़ेगा, दैट इज बाइंड। तो B1 डॉट बाइंड, तो B1 को बाइंड करूंगा। क्या बताऊंगा B1 को बाइंड में? मैं बताऊंगा किस इवेंट के लिए कौन सा कॉल बैक फंक्शन कॉल किया जाना है। तो मैं यहाँ पर दो चीजें लिखूंगा। पहला, इवेंट कौन सी है, दूसरा कौन सा फंक्शन चलाना है। तो कौन सा फंक्शन चलाना चाहते हो? एड अंडरस्कोर एंटर, तो इसका नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर। सेकंड आर्गुमेंट में वो नाम लिख दिया। फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या लिखते हो? इवेंट का नाम। तो इवेंट का नाम जब बाइंड में लिखा जाता है तो उसको लिखने का एक स्ट्रिंग फॉर्मेट होगा। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्ट्रिंग लिखेंगे पहले, और एंगल ब्रैकेट के अंदर इवेंट का नाम लिखेंगे। क्या नाम है इवेंट का मेरा? एंटर। ये लाइन B1 बटन को ये बताएगी कि B1 बटन अगर आपके ऊपर एंटर इवेंट होता है तो आप क्या करें, आप इस फंक्शन को कॉल करें, और इस फंक्शन में जो भी लिखा होगा वो आपको नजर आएगा। अब इस फंक्शन में मैंने सीधा प्रिंट हाई कराया हुआ है। तो ये बताओ, प्रिंट कहाँ प्रिंट करता है? विंडो पे प्रिंट करेगा या जुपिटर के कंसोल पे प्रिंट करेगा? जुपिटर के कंसोल प्रिंट करेगा। विंडो पे कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेबल ऑब्जेक्ट। प्रिंट थोड़ी प्रिंट होगा वहां पर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे ही मैं ऐड पर माउस लेके जाऊंगा नीचे, देखिए आ गया है। जुपिटर कंसोल पर देखो, ये, फिर लेके गया, फिर आ गया, फिर आ गया। सर एग्जिट वाला नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने B1 बटन को सिर्फ एक ही इवेंट को हैंडल करने के लिए कहा है। अब आप B1 बटन को ये भी बोलो कि नहीं भाई एक और इवेंट होगी उसको भी हैंडल करना और उसका कॉल बैक ही है। तो क्या बोलूंगा बताओ, यहाँ पर क्या लिखूं? B1 डॉट फाइंड, और यहाँ पर कौन सा इवेंट पास करूं? रिलीज। और यहाँ पर उस कॉल बैक का नाम जो मैं हैंडल कराना चाहता हूँ। स्पेलिंग कहीं गलत होंगे। लीव है उसके ऊपर तो लिख दिया मैंने, लीव। ये ये यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके हमने हैंडल ही नहीं करा है। अब ये सब प्रिंट वाला खेल नहीं करना है, ये तो चलो समझाने के लिए आपने सही कर दिया। हमें यहाँ पर कोई मीनिंगफुल लॉजिक लिखना है जो विंडो पर ही हमारा रिफ्लेक्ट करे, विंडो पर पता चले यूजर को। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? बटन का फोरग्राउंड कलर ब्लैक से ब्लू करना है। तो बटन तो हमने यहाँ बनाया है, और उस समय बटन का फोरग्राउंड कलर मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो मुझे बटन बनाने बनाने के बाद अगर बटन की स्टाइलिंग चेंज करनी है तो बटन के ऊपर कॉन्फ़िगर मेथड से करते हैं। और बटन बनाते समय बटन की स्टाइलिंग देनी है तो बटन के कंस्ट्रक्टर में ही आप एज कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकते थे, एफ जी बी जी जो भी देना। अब बनाने के बाद करना, कहाँ करना है? यहाँ नहीं करना है, इसके अंदर करना है। क्या लिखते हैं यहाँ पर? B1 डॉट कॉन्फ़िगर एफ जी इक्वल टू। अब सोचो, और इसमें क्या कर दे सर? वापस से ब्लैक कर दे। दिख रहा है फील आ रहा हूँ? ठीक है, रेड कर दो, रेड में ज्यादा अच्छा फील दे, दूर की तरफ दिखाई दे। अब ये मत कहना इस पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने इसके लिए कुछ करा ही नहीं ना।
तो ऐसे तो सर हम विंडो का भी कर दो, विंडो का कर लो, लेवल का कर लो, किसी का भी कर लो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड बटन चेंज करना चाहता हूँ मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई का अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, अच्छा मान लीजिए मैंने इन दोनों को कॉपी करके B2 के साथ ही बाइंड कर दिया। अब B2 से भी कहा कि B2 आप भी यही करो, जब आपके ऊपर एंटर इवेंट हो तो आप भी यही कर देना, और B2 जब आप से माउस लीव हो तो भी आप ये चला देना। यहाँ तक तो आपने B2 को बता दिया कि B2 आप पर इवेंट होगे तो आपको हैंडल करना है, लेकिन जो ये फंक्शन के अंदर आपने कोड बनाया है वो कोड तो अभी भी किसको जाके बदल देगा। तो B2 अपना मेहनत कर रहा है, लेकिन उस मेहनत के अंदर फायदा किसको दे दिया आपने, B1। तो अब जब मैं कोड पे माउस को मल्टीप्लाई पे लेके जाऊंगा तो B2 अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रोग्रामर ने अपना लॉजिक गलत लिख दिया है, उसको सही से कंट्रोलिंग नहीं हुई, उसने B2 के हैंडल करने में B1 पर रिफ्लेक्शन कर दिया। तो कोड है, जो कहोगे वो हो जाएगा। इसका तो होगा ही होगा, तो हमने सेम कॉल बैक को दोनों के साथ बाइंड कर दिया। तो आप चाहते हो सर इसका अपना अलग होना चाहिए, तो क्या करना होगा, फिर अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे दो कॉल बैक, और उसमें B2 के बारे में कुछ बताना होगा। ऐसे करके B2 का भी हैंडल हो जाएगा। फिलहाल हम B1 के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसा कर सकते हो कि B1 का ही फोरग्राउंड कलर रेड हो जाए और B1 का बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाए। दोनों चीज बदल गई, वाइट और ऑरेंज। लेकिन सर जब एग्जिट हो रहा है तो आपने वाइट तो बदला ही नहीं, जब रिलीव हो रहा है तो आपने बैकग्राउंड जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, तो आपको बैकग्राउंड बदल देना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते, फिलहाल मुझे करने के लिए थी। अब सर आगे बढ़े, बटन के क्लिक पर हम कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो कुछ हो क्लिक करने पर। तो क्लिक करने पर अगर कुछ करना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा, हमें दो कॉल बैक और बनाने होंगे, एक ऐड के क्लिक के लिए, अब क्या करना है बात की बात है, सिंपली मैंने हाई लिख दिया, और एक मल्टीप्लाई पे जब क्लिक होगा तो उसका मैंने ये कॉल बैक फंक्शन बना दिया। अच्छा आप बताओ, अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्लिक होने पर क्या ये हाई और हेलो प्रिंट होंगे, नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ हो, तो क्या करना चाहिए मुझे, कोड में कहाँ पर क्या चेंज करना है बताओ। B1 पे बाइंड करेंगे इवेंट का नाम क्या है, क्लिक का बटन इवेंट है, ऑन क्लिक का बटन है। तो जावा स्क्रिप्ट में ऑन क्लिक था, यहाँ पर बटन है, बटन इवेंट होता है क्लिक करने का, और फंक्शन का नाम रखा है मैंने ऐड अंडरस्कोर। और क्या करना होगा इसके अलावा, B2 को भी तो बाइंड करोगे, B2 का भी तो आपने बनाया हुआ है, B2 डॉट बाइंड सेम यही बटन इवेंट, और इस बार मल्टीप्लाई क्लिक। अब ये चलेंगे, ये आया है, ये आया है, ये आया है। अब आप क्या करें, अब आप लॉजिक लिखें आपने कि जब इस बटन पे क्लिक होगा हमारा ऐड पे, तो इन दोनों टेक्स्ट फील्ड का डेटा हमारा गेट किया जाए और उन दोनों को सम करके विंडो पे दिखा दिया जाए। यही तो करना चाहेंगे। तो अब यानी कि जो ऐड के अंदर बटन क्लिक का लॉजिक मैंने प्रिंट लगा रखा है, ये नहीं लगाना है। क्या करना है यहाँ पर, लॉजिक क्या लगाना है, जो दो एंट्री हैं टेक्स्ट फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एंट्री,
तो जो दो एंट्री आपने लगाई हैं उन एंट्री से हम क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे। तो एंट्री से डेटा कैसे गेट करेंगे, यूजर से इनपुट लेने के लिए जब हम CUI में होते थे तो इनपुट फंक्शन का यूज करते थे। यहाँ पर हम यूज करेंगे गेट मेथड का। जिस विजिट से डेटा गेट करना है उस विजिट के ऊपर गेट मेथड लगाएंगे। तो मुझे जो पहला वाला टेक्स्ट फील्ड है उसका प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट का नाम E1 है, दूसरा वाला टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट नाम E2 है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा E1 डॉट गेट। E1 से मैंने वैल्यू गेट करी, इससे क्या होगा, E1 ऑब्जेक्ट के पास जो भी डेटा होगा वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, और जो वैल्यू मिलेगी माना मैंने उसे एक वेरिएबल ए में स्टोर कर। तो ऐसे अब मुझे E2 ऑब्जेक्ट से भी डेटा गेट करना होगा और जो वैल्यू आएगी बी में स्टोर कर ली। अब सी में मैंने इन दोनों का सम करके रख लिया और अभी जस्ट मैं प्रिंट करा देता। अब जो होगा वो सही नहीं होगा, लेकिन जो होगा आप उसकी वजह जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। मैंने लिखा यहाँ 5, यहाँ लिखा मैंने 6। अब इसका सम जुपिटर के कंसोल पे आएगा। आप जानते हैं कि इसका सम 56 क्यों आया, जबकि 11 आना चाहिए था 5 और 6 का। क्यों आया होगा 56? क्योंकि पाइथन में ये रूल है कि जब भी इनपुट आता है यूजर से, चाहे CUI में आए चाहे GUI में आए, स्ट्रिंग बन के ही आएगा। यूजर से आप रोल नंबर मांगो, सैलरी मांगो, एज मांगो, कुछ भी मांगो, डेट ऑफ बर्थ मांगो, जब प्रोग्राम में आएगा तो वो स्ट्रिंग बन के आएगा। अब आपको उसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर में, फ्लोट में, या जिसमें करना आप करिए। तो अब यहाँ भी करना होगा। तो अब यहाँ पर हमने जो ए वैल्यू गेट करी है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर ना करके सीधा इंट फंक्शन को पास कर देते हैं या फ्लोट में पास कर देते हैं, ताकि यूजर अगर फ्लोटिंग नंबर भी देगा तो भी कन्वर्ट हो जाए। अब सीधा ए और बी में फ्लोटिंग टाइप का डेटा आ गया है। अब आप चलाओगे तो सही है। और अगर मैं 5.4 कर दूं, 4.1 कर दूं, मल्टीप्लाई काम क्यों करेगा? मल्टीप्लाई पे तो आपने कोई लॉजिक लगाया ही नहीं। तो सर लॉजिक लगा दो मल्टीप्लाई पे, क्या लगाना है, बस कॉपी करके पेस्ट करना है और प्लस की जगह क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, सारा लॉजिक सेम रहेगा। यहाँ भी तो दोनों वैल्यू गेट करनी होंगी। अब लॉजिक तैयार, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एडिशन आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन आ गया, यहाँ पर ये कर दिया, ये मल्टीप्लीकेशन आ गया, ये एडिशन तैयार हो गया। सर कंसोल पे आउटपुट क्यों दिखाया जा रहा है? विंडो पे ही दिखाओ आउटपुट। जो भी रिजल्ट आया है वो विंडो पे ही देखना चाहेगा ना यूजर, जुपिटर कंसोल पर देखना चाहेगा। क्योंकि जब हम अपने प्रोग्राम को एंड यूजर को देंगे तो वो अपने कंप्यूटर पर जुपिटर थोड़ी इंस्टॉल करके बैठा होगा, वो तो डबल क्लिक करेगा बस। और डबल क्लिक करेगा तो उसे तो बस विंडो नजर आएगी, बाकी तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो उसको तो आउटपुट देखेगा नहीं उस केस में, आंसर इज उसको नहीं देखेगा। तो ये तो प्रोग्रामर अपने लिए ऐसा करके देख रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। प्रिंट लगा लगा के देख लेते हैं बीच में। तो डिबगिंग करने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, प्रिंट लगा कर देखते रहो कहाँ तक सही चल रहा है, कहाँ तक नहीं चल रहा है सही। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि जो ये रिजल्ट आ रहा है ये प्रिंट यहाँ नहीं होना चाहिए, ये प्रिंट कहाँ होना चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए विंडो पर। हमें सोचना होगा। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ अलग, ताकि जो मैं चेंज करूँ वो चेंज आपको नजर आए। और एंटर और लीव इवेंट को हटा देते हैं, सिर्फ हम क्लिक इवेंट वाले को ही हैंडल करते हैं क्योंकि वो हमें समझ में आ ही गया। तो ये प्रिंट नहीं करना। विंडो पर आपको कोई भी चीज दिखानी है तो क्या बताया था कल मैंने आपको, विंडो पे कोई भी चीज दिखाने के लिए लेबल ऑब्जेक्ट बनाना हो। विंडो पर जो भी दिखेगा वो लेबल ऑब्जेक्ट है, सिंपल प्रिंट थोड़ी चलेगा वहां। अब लेबल ऑब्जेक्ट कैसे बनाए और कब बनाई? लेबल ऑब्जेक्ट आपको तब चाहिए जब बटन पे यूजर क्लिक कर दे और दोनों फील्ड की वैल्यू को गेट करके जब रिजल्ट दिखाना हो तब।
यानी कि इस बटन के अंदर से मुझे क्या करना है, लेबल ऑब्जेक्ट बना, और वो लेबल ऑब्जेक्ट बनाकर अपनी विंडो पर ऐड करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखा मैंने लेबल एल इक्वल टू, लेबल बना दिया, विंडो पर बना दिया। उसके बाद टेक्स्ट क्या लिखोगे इस पर, इस पर लिखेंगे हम ऐसे करके, रिजल्ट किसमें आया है, तीन, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना के लो। इसका बैकग्राउंड कलर विंडो के कलर से मैच करा देते हैं, और इसका फोरग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं। मतलब सक्सेस, सब कुछ सही हो गया। लेकिन अब इसको दिखाओ कहाँ पर, तो हम इसको बटन के नीचे दिखा देते हैं, एल डॉट प्लेस एक्स इक्वल टू 200, वाई इक्वल टू देखना पड़ेगा, वाई की वैल्यू चल रही है हमारी बटन की 170, तो यहाँ पर कर देते हैं वाई 170 50 220, थोड़ा 20 नीचे करते हैं, चलो देखते हैं कितना आता है क्या आता है। आ रहा है, छोटा आ रहा है, चलो तो फिर फॉन्ट लगाना पड़ेगा। रिजल्ट आ गया, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आ जाए, तो वो आप कोऑर्डिनेट सेट अपना कर लो, जहाँ करोगे वहाँ आ जाएगा। आप चाहते हैं सर यही कहानी भी आ जाए, ठीक है, और ये हमारा मल्टीप्लाई होगा। इस काम को तो हम वैसे भी पहले दिन से कर सकते हैं, आज तक की क्लास का इंतजार नहीं करना। ये तो यूआई बनाने के लिए सारा खेल होगा, तो यूआई के साथ ये सब कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने लिए प्रोग्राम या अपने लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, किसी दूसरे के लिए बनाते हैं, और जो दूसरा है वो यही देखना चाहता है। उसे रंग बिरंगी चीज चाहिए, इसमें अभी लोगो लगाओ, इसमें इमेज लगाओ, इसमें और बहुत सारी चीजें एनिमेशन वगैरह ऐड करो तो अच्छा लगेगा उसे, जबकि उनका कोई मतलब नहीं है लॉजिक। किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो मोबाइल में एप्लीकेशन हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे विंडो एप्लीकेशन हो, 70% समय, 70% कोड इसी बात का होता है जिसको कोई मतलब नहीं, सिर्फ इंटरेक्टिविटी, यूजर इंटरफेसिंग बेटर होनी चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि हम अपने रिजल्ट को परमानेंट नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, लेबल बन गया तो बन गया। अब मैं अभी एप्लीकेशन में अभी और भी चीजें होंगी मेरी, और भी यूज करूंगा, भाई इतना ही है तब तो ठीक है मैं क्लोज कर दूंगा, लेकिन इसमें और भी चीजें हुई अभी, तो फिर ये लिखा ही रहेगा, हमने कहा लिखा ही रहेगा देखो। तो अब क्या करना है, हम चाहते हैं रिजल्ट परमानेंट ना आए, रिजल्ट को एक मैसेज बॉक्स पे दिखा दो। मैसेज बॉक्स जब तक ओपन है तब तक रिजल्ट देखेगा, जैसे मैसेज बॉक्स को मैं अलग से क्लोज करूंगा, मैसेज बॉक्स बंद हो जाएगा, एप्लीकेशन चलती रहेगी। तो ऐसे कई सिनेरियो हो सकते हैं जहां पर हम रिजल्ट को एक अलग से बॉक्स बनाकर दिखाना चाहते हैं। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर यूजर ने ना कुछ लिखा ही नहीं और क्लिक कर दिया, तो पीछे क्या आ गई, एरर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, तो डेटा जब गेट हुआ होगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई होगी, और एम्प्टी स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट किया होगा, तो एरर बन गई पीछे। अब ये चीज यूजर को नहीं दिखाई देगी, ये तो जुपिटर चल रहा है तो दिखाई दे रही है, यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या गलती कर दी मैंने, कह रहा मैं तो सही हूँ, कुछ आ नहीं रहा।
तो आपको क्या करना है, आपको एक मैसेज बॉक्स में लिखकर दिखाना है प्लीज एंटर बोथ द नंबर। तब पता लगेगा ना यूजर को क्या है। अब वो चीज आप जो दिखाना चाहते हैं यूजर को, प्लीज एंटर बोथ द नंबर, वो शायद परमानेंट लेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर परमानेंट लिखा रह गया तो वो लिखा ही रहेगा, फिर तो मैं नंबर एंटर कर दूंगा फिर भी लिखा रह जाएगा। तो कई बार मैसेज बॉक्स पे रिजल्ट दिखाने की हम नीड होती है। तो मैसेज बॉक्स पे कैसे रिजल्ट दिखाते हैं वो देखो। तो टीके इंटर के अंदर कई तरह के हमारे क्या होते हैं, डायलॉग बॉक्स होते हैं। उनमें एक होता है मैसेज बॉक्स, है ना। तो कैसे काम करता है इसकी बात करते हैं। तो मैसेज बॉक्स को पहले इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। और यहाँ पर जो हम लेबल लगा रहे हैं इसको हटा देते हैं और यहाँ लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट। अब ये बताओ कि मैसेज कैसा है, सक्सेस का है, फेल का है, कैसा मैसेज है। तो अगर आपका मैसेज एक पॉजिटिव मैसेज है, मतलब किसी एक रिजल्ट को दिखा रहा है, मीनिंगफुल रिजल्ट को दिखा रहा है, तो हम प्रेफर करते हैं शो इन्फो फंक्शन। तो मैसेज बॉक्स नाम का एक मॉड्यूल होता है, इस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है शो इन्फो। शो इन्फो फंक्शन क्या करता है, एक मैसेज बॉक्स बनाएगा जिसपे ब्लू आइकन अपनी तरफ से ऐड करता है, ओके बटन अपनी तरफ से ऐड करता है। आपसे बस दो चीजें पूछेगा कि जो मैसेज बॉक्स बनेगा उसका टाइटल क्या देना चाहते हो और उस मैसेज बॉक्स पर मैसेज क्या देना चाहते हो। तो जो आपको मैसेज देना है वो आप दे सकते हो। हमने कहा मैसेज में सी दिखा दो और टाइटल में लिख दो ऐसे करके, ये ऐसे लिख दो रिजल्ट, ये हो गया टाइटल। और मैसेज बॉक्स में प्रॉपर मैसेज लिख दो ऐसे करके, ऐड इक्वल टू, देखो क्या होता है। मैसेज बॉक्स पे देखो मैंने टाइटल जो लिखा वही आ गया और जो मैंने मैसेज लिखा ये आ गया, टाइटल और मैसेज। बाकी चीजें अपनी तरफ से मैसेज बॉक्स ने ऐड करके दे दी, जैसे आई आइकन, ओके बटन अपनी तरफ से दे दिया। फायदा जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा चला जाएगा, परमानेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से, सर यहाँ भी यही काम करो, तो हटाओ। ये एक और है शो एरर। शो इन्फो शो एरर दोनों मैसेज बॉक्स बनाएंगे, इनके लुक में डिफरेंस होगा। ब्लू कलर है, ये कैसा कलर बनकर आया। तो यानी कि आपको कोई गलत मैसेज दिखाना है, इनवैलिड नंबर, प्लीज एंटर द नंबर, तो आप ये यूज करो ताकि यूजर का जो ब्रेन और जो उसकी आईज हैं वो वैसे ही फील करें कि गलत हुआ है, कुछ लाल दिखा रहा है, कुछ गलत हुआ है। तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हैं। आपके पास एक और है, तीसरा है शो वार्निंग। अगर आप वार्निंग दिखाना चाहते हैं कि चला तो रहे हैं अभी लेकिन ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना, तो येलो कलर का आइकन बनकर आएगा। सब कुछ सेम है, बस आइकन बदल रहा है। आइकन आई है शो इन्फो में, आइकन रेड क्रॉस है शो एरर में। ये आपका येलो कलर का एक एक्सक्लेमेशन आइकन है वैलिडेशन। ये आपकी बॉन्डिंग दी जा रही है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है लेकिन अभी चला देना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से मैसेज बॉक्स पर भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बताओ किसी भी एप्लीकेशन में, जो जियो एप्लीकेशन बनाऊंगा, सबसे ज्यादा कौन सा इवेंट यूज होता होगा। मुझे लग रहा है बटन इवेंट ही होता होगा क्लिक करने का, एंटर रिलीज। बाकी तो बस ठीक है देखने के लिए थे अच्छे और थोड़ा इंटरेक्टिविटी लाने के लिए, बट जो एक्चुअल ज्यादा यूज होता होगा इवेंट वो बटन इवेंट ही होता होगा।
और बटन इवेंट कब होता है? जब आप क्या करते हैं, माउस क्लिक करते हैं। अच्छा, माउस क्लिक भी आप कहाँ कर रहे होगे? ज्यादा बार बटन पे ही कर रहे होगे। तो बटन इवेंट ये नहीं कह रहा है कि बटन पे क्लिक करोगे माउस तभी मैं होता हूँ, ये तो कह रहा है कि कहीं भी क्लिक करो माउस, माउस क्लिक होगा मैं चलूंगा। लेकिन हमें पता है कि हम ज्यादा बार क्लिक बटन पे ही करेंगे, कहीं और क्यों करेंगे? ठीक है, तो टीके इंटर ने एक शॉर्टकट दिया। शॉर्टकट ये है कि जब आप अपना बटन बना रहे हो, सिर्फ बटन के साथ है ये फैसिलिटी शॉर्टकट। बटन जब आप बना रहे हो तो बटन में एक कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर सकते हो, कमांड। और कमांड में आप क्या पास कर दो, अपने कॉल बैक फंक्शन का नाम पास कर दो। अलग से बाइंड मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ बटन विजिट के साथ है, एंट्री के साथ नहीं है, विंडो के साथ, लेवल के साथ, किसी और के साथ नहीं है। बाकी सबको बाइंड से ही बताना पड़ेगा कि आपके लिए ये इवेंट हमने तैयार कर दिया, इसे हैंडल करना। लेकिन बटन को हम शॉर्टकट तरीके से बता सकते हैं। बटन के कंस्ट्रक्टर में कमांड लिखेंगे और कमांड के अंदर क्या पास कर देंगे, अपना कॉल बैक फंक्शन का एड। और जब हम कमांड में कॉल बैक फंक्शन का नाम पास करते हैं तो हमें कॉल बैक फंक्शन में इवेंट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं। तो सर हमारी नजर से देखो, मैं तो और आसान हो गया, नहीं लिखना है, काम आसान हो गया, ये बच गया लिखने से। अलग से बाइंड वाला लाइन लिखने से बच गया। और वो जो ये थोड़ा सा अजीब लगता था लिखने में, ये अजीब चला गया, अब ये नहीं लिखना है ना। लेकिन बहुत स्पेसिफिक हमारा हो गया ये। अब आप चलाओगे तो चलेगा। तो इस तरह से अगर हम बटन के ही क्लिक इवेंट को हैंडल करना चाहते हैं तो बटन में एक कमांड आर्गुमेंट होता है जिसमें हम डायरेक्ट अपने कॉल बैक फंक्शन का नाम पास कर सकते हैं, अलग से बाइंड मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी और के साथ, बटन के अलावा किसी और के साथ हैंडल करना चाहते हैं इवेंट, तो फिर ये तरीका नहीं चलेगा, आपको बाइंड लगा के ही बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, यूजर एक्सपीरियंस को और बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ एक बटन लगाएं। मुझे लगा दिया एक बटन, और इस बटन पे आप ऐड ना लिखकर लिखते हैं इन बैकग्राउंड कलर। तो आपने एक बटन बनाया जिस पे लिख दिया आपने चेंज बैकग्राउंड कलर। और इसकी कमांड पर जो कॉल बैक फंक्शन लिखा उसका नाम मैंने चेंज कर दिया। अब बटन पे जैसे ही क्लिक, और ये मैंने ऊपर डाल दिया X50 भाई, ऊपर ही कहीं आ जाएगा। और इस फंक्शन का नाम कर दिया मैंने change। अभी मैंने आपको कुछ लिखा नहीं, बस एक ढांचा दे। तो सर थोड़ा और कर दे। अब मैं चाहता हूं जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूं, यूजर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करे, वैसे ही यूजर के सामने कलर पैलेट ओपन हो जाए। कलर पैलेट क्या होता है? कलर का बॉक्स जिसमें कलर बनकर आए, लाल, हरे, नीले, पीले, और यूजर जिसको सेलेक्ट करे वही हमारा बैकग्राउंड कलर बन जाए, किसका? विंडो का। अभी प्रोग्रामर ने बाय डिफॉल्ट विंडो का बैकग्राउंड कलर येलो दे रखा है, हम इसको बदलना चाहते हैं, येलो की जगह कुछ और करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे?
तो कलर पैलेट बनाने के लिए टीके इंटर के अंदर एक और डायलॉग होता है जिसका नाम है कलर चूजर। तो कलर चूजर नाम का एक मॉड्यूल है टीके इंटर के अंदर, और कलर चूजर मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है आस्क कलर। कलर चूजर मॉड्यूल का आस्क कलर फंक्शन कलर विंडो लाकर आपको देता है जिसमें कलर के ऑप्शंस होते हैं। देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे ही चेंज फंक्शन चलेगा, और चेंज फंक्शन अपने अंदर से इस लाइन की वजह से कलर का डायलॉग विंडो ओपन कर देगा। अब आप जिस कलर को सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने ये कलर सेलेक्ट करा, ओके पे क्लिक करूंगा, तो आस्क कलर फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे इस कलर का जो ये वैल्यू है ये लाकर हमें दे देगा, रेड ग्रीन ब्लू कितना है, और इसका जो हेक्साडेसिमल है वो लाकर मुझे दे देगा। कहाँ ही तो आपने कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर करी, आप स्टोर करो, तो एक वेरिएबल में मान लो आपने CLR वेरिएबल में स्टोर कर, और उसे भी प्रिंट करके देखो। क्या प्रिंट होगी, कलर की वैल्यू न्यूमेरिक वाली और कलर का हेक्सा कोड। तो ये मेरे काम का है। और देखो ये दोनों चीजें किसके अंदर रखी है, टपल के, टपल के 0 इंडेक्स पर और टपल के फर्स्ट इंडेक्स पर। तो टपल के फर्स्ट इंडेक्स पर जो है वो मेरे काम की है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। अब मुझे बटन के क्लिक पर जो भी इफेक्ट डालना है वो किस पे डालना है, विंडो पे। तो विंडो को कॉन्फ़िगर करेंगे और विंडो का क्या चेंज करेंगे, बैकग्राउंड। क्या दे रहे बैकग्राउंड कलर, जो इस टपल के फर्स्ट इंडेक्स पर आया है। ये तो फर्स्ट इंडेक्स पर हो गया काम, हमने कहा बिल्कुल हो गया। व्हाट्सएप में आप अपना वॉलपेपर लगा लेते हो, थीम लगा लेते हो, वो यही तो कुछ होता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है अपना बैकग्राउंड। बस हम कलर दे रहे हैं, वो इमेज की बात कर लेते हैं। कभी आपको इमेज लगाना सिखा देता हूँ, इमेज कैसे लगाई जाती है, इमेज भी लगा लेना अपनी अपनी बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड लगाओ, फोरग्राउंड लगाओ, कहीं लगाओ। तो अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा, और मोस्ट प्रोबेबली आखिरी कॉन्सेप्ट है, क्या है हमारा, इमेज। इमेज पे कैसे काम करें, इमेज कैसे आएंगी, ठीक है, उसकी बात करते हैं। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने अभी एंट्री ऑब्जेक्ट बनाया है, एक एंट्री ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और उस एंट्री ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है इंसर्ट। इंसर्ट मेथड का यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट फील्ड में कोई भी टेक्स्ट दिखा सकते हैं, इंसर्ट मेथड का यूज, कोई भी गेट करके, हाँ, कोई भी चीज दिखा सकते हैं। तो एंट्री ऑब्जेक्ट में अगर कुछ दिखाना है तो उसमें लेबल नहीं लगाना है, एंट्री ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट मेथड होता है, इंसर्ट मेथड से आप दिखा सकते हैं। और अगर आपने मल्टी लाइन टेक्स्ट दिखाना है तो एंट्री ऑब्जेक्ट की जगह पर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं, टेक्स्ट नाम से एक विजिट होता है जो मल्टी लाइन टेक्स्ट को दिखाने के लिए यूज होता है। पैराग्राफ वगैरह दिखाना है आपको अगर, तो एंट्री ना लगाकर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट चाहिए और उसमें स्क्रॉलिंग भी आ रही है, तो स्क्रॉलिंग भी चाहिए साथ में, तो स्क्रॉल बार भी चाहिए, तो स्क्रॉल टेक्स्ट नाम से एक विजिट होता है। हाँ, तो आप जो सोच रहे हैं उसका कोई ना कोई विजिट जरूर होता होगा, हमें बस उसे ढूंढना और लगा देना। गूगल से पूछना होगा। अभी आपने जो पूछा है वो मुझे पता था, मैंने बता दिया। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे मुझे भी नहीं पता होंगे, गूगल पे सब। डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, इंटर का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, उस डॉक्यूमेंटेशन में सारे विजिट की लिस्ट आपको मिल जाएगी। सारी नहीं, बहुत बेसिक है ये। आपको
थर्ड पार्टी और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज करना होता है। जैसे इसमें कैलेंडर का ऑप्शन नहीं है, आप बोलो सर मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर ओपन हो जाए, इसमें कुछ नहीं। तो कैलेंडर अलग मॉड्यूल आता है, टी के कैलेंडर करके एक अलग मॉड्यूल आता है, तो उसको आपको पेपर इंस्टॉल करना होगा तब नहीं कर पाओगे। तो सब कुछ इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर से बेसिक है। आपको अलग अलग चीजें जो आप देखते हैं रियल वर्ल्ड में, वो अगर आप करना चाहते हो तो बहुत सी चीजों के अलग अलग थर्ड पार्टी मॉड्यूल हैं जो आपको पेपर इंस्टॉल करने होंगे, तब आपको वो चीजें यूज करने को मिलेंगी। ठीक है, चलो। इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी है जो टीके इंटर में नहीं है, लेकिन जो अदर लाइब्रेरी हैं लाइक क्यूटी पाई हो गया, डब्ल्यू एक्स पाइथन हो गया, उनमें मिल जाती है। तो लोग मिक्स करके यूज करते हैं, किसी पर्पज के लिए वो लगा लिया, किसी पर्पज के लिए वो। ठीक है, तो ये जो फील्ड है ये अलग है, इसमें आप जितना टाइम लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि एंडलेस कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंटेशन एंडलेस होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, किसको क्या अच्छा लग रहा है, किसको क्या अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसमें जो मेन टास्क है, जो ब्रेन जहाँ पे लगता है, वो इवेंट हैंडलिंग है, जो कि हमारा पूरा लग चुका है। अब बाकी तो खाली प्रेजेंटेशन है, अब जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो प्रेजेंटेशन वाला ही होगा, जो भी रह गया होगा। बाकी मेन जो कॉन्सेप्ट था वो इवेंट हैंडलिंग का होता है, जो कि हो चुका। चलो, इमेज के साथ कैसे काम करते हैं ये मैं आपको और दिखाते हैं। तो वर्किंग विद इमेज, तो इमेज के साथ काम करने के लिए फिर से टेक इंटर में कुछ नहीं, टेक इंटर सिर्फ पीएनजी फॉर्मेट की इमेज को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास जेपीजी जीआईएफ हो गया तो चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगी। फिर से मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी की लेनी पड़ेगी। एक करके दिखा देता हूँ कैसे यूज करेंगे। तो अगर आपको इमेज पे काम करना है, भले ही आप इमेज को टीके इंटर के साथ यूज करें या ना करें, इंडिपेंडेंटली यूज करें इमेज, तो इमेज पे इंडिपेंडेंटली क्या करूंगा, इमेज को क्रॉप करना, रिसाइज करना, इमेज में कुछ लिखना, इमेज को रोटेट करना, फ्लिप करना, बहुत सारे ऑपरेशन जो आप शायद करना चाहेंगे, है ना। तो अगर आप पाइथन में इमेज के साथ कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे कई लाइब्रेरीज आती हैं, उनमें से एक है हमारा जिसका नाम है पिलो, PILLOW। तो आपको क्या करना है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पिलो। पहले आपको क्या करना होगा, इसको पिप इंस्टॉल करना होगा। नीड टू इंस्टॉल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। जुपिटर के सेल में लिख दीजिए पिप इंस्टॉल। अगर मेरे कंप्यूटर में ये पहले से हुई तो हाँ, जब मैंने पहली बार आपको क्यूआर कोड बनाना सिखाया था तो क्यूआर कोड में इसका यूज करा था, तो हो सकता है आपके पास पहले से हो। ठीक है, मुझे नहीं पता क्योंकि उसके बाद कई बार मैंने पाइथन अनइंस्टॉल इंस्टॉल जुपिटर अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर लिया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर ये पहले से होगी मेरे में तो लिख कर आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और अगर नहीं होगी तो हो जाएगी, तो बंद कर लेते। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मतलब मेरे जुपिटर में पहले से है, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे, अब पिलो नाम की लाइब्रेरी के अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है PIL, कैपिटल P, कैपिटल I और कैपिटल L। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम PIL इम्पोर्ट। पिलो लाइब्रेरी का नाम है, कई बार ऐसा होता है जो लाइब्रेरी का नाम होता है वही उसके अंदर पैकेज का नाम और मॉड्यूल का नाम हो जाता है, कई बार ऐसा नहीं होता। तो फ्लो लाइब्रेरी का नाम है जिसके अंदर PIL कैपिटल में एक पैकेज का नाम है, और इसके अंदर कई मॉड्यूल हैं। हमें दो मॉड्यूल यूज करने हैं, एक का नाम है इमेज मॉड्यूल और एक का नाम है इमेज PK मॉड्यूल। तो ये दो मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करने होंगे PIL पैकेज, और PIL पैकेज फ्लो लाइब्रेरी के अंदर आता है। इन दोनों मॉड्यूल का पर्पस क्या होगा अभी कोड बनाते समय इनको सीखेंगे। तो जो इमेज मॉड्यूल है इसके अंदर एक फंक्शन है
जिसका नाम है ओपन। ये आपके कंप्यूटर से इमेज को रीड करने वाला काम करेगा। आपके कंप्यूटर में इमेज कहाँ रखी है, उस इमेज को रीड करने वाला काम करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या पास करना है, स्ट्रिंग में पास। जिस इमेज को आप रीड करना चाहते हैं वो इमेज आप पहले ओपन करेंगे। तो मेरे पास डी ड्राइव में इमेजेस फोल्डर के अंदर फ्लैग नाम से एक इमेज रखी हुई है। इस इमेज का नाम है फ्लैग डॉट जेपीजी। ठीक है, तो मैं इस इमेज को रीड करूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया डी के अंदर। अब आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से ले सकते हैं, इमेजेस के अंदर फ्लैग डॉट जेपी। ये इमेज हमारी ओपन हो गई और ये इमेज मेरे पास आ गई। तो मैंने इसको एक IMG वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये जो इमेज आई है, इस इमेज को आपको कन्वर्ट करना होगा टीके इंटर के फॉर्मेट। टीके इंटर PNG, JPG या जितने भी फॉर्मेट हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। टीके इंटर का अपना एक फॉर्मेट होता है और वो होता है हमारा बिटमैप। तो टीके इंटर में कोई भी इमेज जब आएगी तो बिटमैप फॉर्मेट में हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बिटमैप फॉर्मेट में कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं। बिटमैप फॉर्मेट की इमेज जनरली आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको मिलेंगी JPG, JPEG, PNG, GIF, GFIF, ये मिलेंगी। तो जो ये दूसरा वाला मॉड्यूल है ना इमेज टीके, ये यही कह रहा है कि मैं इमेज को टीके इंटर के कंपैटिबल बना देता हूँ। मतलब ये हमारी इमेज को PNG, JPG में रीड करेगा और उसको बिटमैप में कन्वर्ट करके मुझे वापस कर देगा। ठीक है, तो अब कैसे करेगा, इमेज टीके मॉड्यूल के अंदर है जिसका नाम है फोटो इमेज। इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसके कंस्ट्रक्टर में दो चीजें पास करते हैं। पहला, जो इमेज आपने ओपन करी है वो इमेज पास कर दो, चाहे वो कोई से फॉर्मेट की हो। तो मैंने IMG पास कर दी। ठीक है, कॉमा। दूसरा दूसरा आर्गुमेंट क्या पास करोगे, ये इमेज आप जिस विंडो पर दिखाना चाहते हो उस विंडो का नाम पास करोगे एज ए मास्टर इक्वल टू। अब इससे आपकी जो इमेज है ये आपको वो लिखना है जो आपने अपनी विंडो का नाम दिया है। तो सर मैंने तो ये विंडो बनाई नहीं अभी, तो बनाओ फिर। और विंडो का नाम विनी रखना है, या जो रखोगे वो आप यहाँ पास करोगे। इसका मतलब पहले इतना कोड तो आप लिख ही दे। ये कोड इतना लिख लिए और लास्ट में विंडो को विजिबल करना है। तो मास्टर इक्वल टू विंडो को ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका नाम के रखूंगा तो मैं यहाँ पर के लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर आई लिखूंगा तो यहाँ पर आई लिखूंगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, फोटो इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट हमारी दी गई इमेज को बिटमैप इमेज बनाकर वापस कर देगा। यानी कि अब जो मेरी इमेज होगी वो टीके इंटर के अकॉर्डिंग आ गई। तो मैं इसका नाम करता हूँ इमेज टीके कर दो, IMG टीके। कि अब जो इमेज है वो टीके इंटर के अकॉर्डिंग बन गई। अब इस इमेज को मुझे विंडो पर दिखाना है। कैसे दिखाओगे, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है विंडो पर इमेज दिखाने का, लेकिन लेबल ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी भी इमेज को दिखा सकते हैं। लेबल ऑब्जेक्ट दो तरह से यूज होता है टीके इंटर में। पहला, किसी मैसेज को दिखाने के लिए जो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा, इमेज को दिखाने के लिए। तो अगर आप इमेज दिखाना चाहते हैं तो भी लेबल ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और अगर आप कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं तो भी आप लेबल ऑब्जेक्ट का यूज करें। तो अभी मैं एक लेबल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेबल किसके अंदर आएगा, विंडो के अंदर आएगा। अभी तक मैं क्या करता था, लेबल ऑब्जेक्ट में जो भी मैसेज दिखाता था उसको टेक्स्ट में लिखता था, एंटर नंबर या जो भी लिखना था मुझे। लेकिन अब मुझे लेबल में इमेज दिखानी है,
तो टेक्स्ट आर्गुमेंट पास ना कर कर इमेज आर्गुमेंट पास करें, और इमेज आर्गुमेंट की वैल्यू क्या रखूंगा, वो इमेज जो बिटमैप वाली है, यानी कि जो टी के इंट्रा के कंपैटिबल है, IMG। अब ये लेबल आप जहां लगाओगे, लेबल के ऊपर इमेज लग गई है, लेबल जहां लगाओगे वहां पर इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी। अब आप जहां लगाना चाहते हो लेबल को वहां लगा लो, ठीक है। हाँ, प्लेस कर देते हैं, जहां करना चाहे वहां कर दो, x इक्वल टू 100, वाई इक्वल टू 100 पे कर दो। सर इमेज को छोटा बड़ा ये सब नहीं कर सकते, इमेज अगर मुझे छोटी करनी है बड़ी करनी है कर सकते हो। कैसे करोगे, जो भी इमेज हमने यहाँ पर ओपन करी है, बिट मैप में कन्वर्ट करने से पहले आप क्या करोगे, लिखोगे इमेज डॉट रीसाइज। तो इमेज के ऊपर आप कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, रीसाइज करना, फ्लिप करना, रोटेट करना, ब्राइटनेस बनाना, कंट्रास्ट बढ़ाना, जो भी करना है इमेज ओपन करने के बाद कर लो। बिट मैप में फाइनल जो इमेज आपने बदल दी है वो कन्वर्ट करना। तो मैं भी रिसाइज कर, तो इमेज को जब आप रिसाइज करोगे तो रिसाइज में एज ए टपल आपको बताना पड़ेगा इमेज की नए पिक्सल क्या होंगे। विथ मान लो मैंने कर दी 150, हाइट मान लो मैंने कर दी 100। तो ये आपकी क्या हो गई, ये इमेज रिसाइज होकर जो आएगी इसकी नई विथ नई हाइट होगी। अब इस इमेज को रिसाइज करके मैंने वापस से इसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है? सर थोड़ी हाइट विथ बढ़ानी है, बढ़ा लो अपने हिसाब से। अब आप यहाँ पर चीजों को सेट कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं। सर एक ही लगा सकते हैं, कितनी लगाओ, लॉजिक लगाओ, लूप लगा लो। अब उसमें पिलो लाइब्रेरी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पिलो लाइब्रेरी का कंट्रीब्यूशन इतना ही था। अब आप करो सर मैं तो गैलरी बनाऊंगा, बना लो गैलरी, मैंने किसने करा है, ग्रिड लेआउट सिखा रखा है मैंने आप। ग्रिड लेआउट के अंदर लेबल लगा दो सारे के सारे, और सारे लेवल पर क्या लगा दो, इमेज लगा दो। कोड लंबा हो जाएगा, लूप के बारे में सोचो तो लूप से काम कर लो। तो अब इसमें कोई नई चीज नहीं है, जो पढ़ लिया है उसी को इस्तेमाल करना है। सर बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर तो पता है कैसे बदलेंगे, बीजी के लगा दो, कॉन्फ़िगर के अंदर बदल गया। अगर मुझे कोई इमेज बैकग्राउंड में दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, तो आंसर आता है टीके इंटर में कोई तरीका नहीं है बैकग्राउंड इमेज दिखाने का, लेकिन एक ट्रिक है। वो ट्रिक सामने वाले को फील देगी कि बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। क्या वो ट्रिक है उसकी बात करते हैं। तो मैंने इस एप्लीकेशन को कॉपी करा, पेस्ट। मान लीजिए यही इमेज मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में आ जाए, ठीक है। तो लेबल बनाया, लेबल को कहाँ प्लेस कर दो, 0 0 पे कर दो। तो अब सोचो अगर ये मेरी विंडो है तो इमेज कहाँ से बननी शुरू हो जाएगी, फिर बिल्कुल यहाँ से बननी शुरू हो जाएगी। और कहाँ तक बनेगी इमेज, 150 और 100, क्योंकि आपने साइज नहीं दे रखा है, 150 और नहीं बनेगी। अगर मैं इस इमेज का जो साइज है वो 150 ना करके उतना ही कर दूं जितनी विंडो का है, 500 और 300, तो अब ये इमेज 0 0 शुरू होगी, पूरी यहाँ नजर आएगी ऐसे करके। तो देखने वाले को फील ऐसा आ सकता है कि ये सब बैकग्राउंड में लग गई है। टाइटल बार अलग है, यहाँ पे 0 0 पे ये काउंट होगा ना। अब इसके ऊपर मान लो आपने एक बटन लगाना है, तो बटन कोई सा उठा के चिपका दो, ऊपर इतने बटन लगाए हैं, ये लगा दो। कुछ भी लिख दो, जो लगाना है वो लगाओ। लेकिन पहले आपको क्या लगाना है, लेबल 0 0 पर इमेज के साथ लगाना है, उसके बाद ये करना है, क्योंकि मैंने बताया था प्लेस ओवरलैप हो जाता है। तो प्लेस में एक के ऊपर एक आ रहा है, ये फीचर चल रहा है।
क्योंकि प्लेस ऑलरेडी 0 0 पर लग चुका है, लेकिन सर हमने सीखा था कि प्लेस ओवरलैप हो जाता, तो हम ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग फील दे सकते हैं किसका, कि हाँ हमने बैकग्राउंड इमेज लगा ली, लेकिन एक्चुअल में कोई बैकग्राउंड इमेज का कॉन्सेप्ट पाइथन में ठीक इंटर में नहीं होता। आपको एक ट्रिक दी गई है कि आप अपनी इमेज का साइज उतना रखें जितनी विंडो का साइज है। उसके बाद फिर आप अपनी इमेज को लेवल पे लगाएं और लेवल को पोजीशन कर दें 0 0 पर, और आपको फील आएगा कि आपने बैकग्राउंड इमेज लगा दी। अब जितने और विजेट लगाने हैं बाद में अपने विजेट लगाओ, ऐड करते चले। अच्छी इमेज लगाओ, अच्छी क्वालिटी की, है ना। तो अगर आपको पता है कि मैं बैकग्राउंड इमेज लगाने जा रहा हूँ, तो आप बैकग्राउंड इमेज गूगल पे सर्च करो, जैसे मैंने एक तो कर रखी है, वो लगाओ। ऐसी क्वालिटी की इमेज अपनी डाउनलोड कर लो। 2 3 इमेज मैंने ऐसे ही कर रखी है डाउनलोड। तो ये पार्ट आपको प्ले करना पड़ेगा कि आपको अच्छी क्वालिटी की इमेज, एचडी इमेजेस को जो बैकग्राउंड में यूज करनी है उनको पहले अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा। फोटोशॉप से बनाओ, इलस्ट्रेटर से बनाओ, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज अगर आप जैसी इमेज ला रहे हो वैसे ही आप फुल स्क्रीन बनाओगे तो इमेज तो ब्लर हो जाएगी, इमेज में नुकसान तो होगा ही होगा। ऐसी ऑनलाइन मतलब, हाँ, अरे विंडो एप्लीकेशन है, विंडो एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे हो जाएगी? तुम ये कह रहे हो मुझसे कि सर ये कैलकुलेटर है, इसको ऑनलाइन कर दो, क्यों नहीं होगा? तो ये तो उस क्वेश्चन का आंसर है जो आप मुझसे पूछ रहे हो। आपने मुझसे कहा सर उस एप्लीकेशन ऑनलाइन कर दो, मैंने आपसे कहा इस कैलकुलेटर को ऑनलाइन कर दो, कैसे करोगे? तो जब आप कह रहे हो विंडो एप्लीकेशन है, तो दूसरी बात क्यों उठ रही है? विंडो एप्लीकेशन मतलब जो एक सिस्टम पे चले। अगर वो ऑनलाइन हो गई तो विंडो कहाँ रही? फिर तो वेब बेस्ड हो गई। आपने उसको उठाकर डाल दिया प्ले स्टोर पर, फिर तो मोबाइल एप्लीकेशन हो गई वो, फिर विंडो बेस्ड कहाँ रही? समझ रहे हो? वेब बेस्ड में आएगा ना यूआरएल, वेब बेस्ड में यूआरएल ब्राउजर पर चलेगी। तो अगर यही चीज आपको वेब पे चलानी है तो आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जेंगो वेंगो ये सब पढ़ना था। ऑनलाइन करने के लिए पाइथन में आप जेंगो फुल स्टैक पढ़ो, जावा में जावा फुल स्टैक पढ़ो, पीएचपी फुल स्टैक पढ़ो, डॉट नेट फुल स्टैक पढ़ो। ये जो कोर्स होते हैं ये कोर्स ऑनलाइन करते हैं। प्ले स्टोर पर रखनी है तो आप एंड्रॉयड पढ़ो, कॉटलिन पढ़ो, उसके कोर्सेज होंगे। चलिए, पाइथन का लास्ट टॉपिक, पाइथन हमारी खत्म हो जाएगी। मल्टी थ्रेडिंग, हाँ, लगा सकते हैं। तो पाइथन में एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है पाई इंस्टॉलर। पाई इंस्टॉलर मॉड्यूल से हम अपने प्रोग्राम का ईएक्सी फाइल बना सकते हैं। उस ईएक्सी फाइल को बनाते समय उसका आइकन सेट कर सकते हैं कि उसका आइकन क्या बनेगा, और फिर वो डबल क्लिक करने से रन हो जाती है। कहीं भी रख सकते हो। आप इसका इंस्टॉलर बना सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए इमेज यूज करी है, जब किसी को आप दोगे तो आप एक सिंगल सेटअप देना चाहते हो, उसी सेटअप में पाइथन का प्रोग्राम चला जाए, उसमें जितनी इमेज हो रही है वो सब चली जाए, और फिर जैसे हम इंस्टॉल करते हैं डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट, वो अपने कंप्यूटर पहले हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा तब यूज करेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को सेटअप बना कर दे सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक टूल होता है हमारा पाई इंस्टॉलर, उसका यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज हो गए कि कैसे आप चीज़ों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें कोडिंग नहीं है, इसमें तो आपको बने बनाए टूल हैं उनका यूज करके इस काम को करना है। फिलहाल इसे देखो, मल्टी थ्रेडिंग। ये टॉपिक अपने आप में काफी अच्छा टॉपिक है, बट एक पाइथन प्रोग्रामर की नज़र से देखें तो हमें ज़्यादा खास करने को इसलिए नहीं है कुछ इसमें, क्योंकि
हाई लेवल पर बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो इंटरनली मल्टी थ्रेडिंग यूज करती हैं। अब प्रोग्रामर को पता ही नहीं चलेगा पीछे थ्रेडिंग चल रही है। ठीक है, लेकिन एक बेसिक आइडिया मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है हमें जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग में आप एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हो कि जैसे आप क्लास में बैठे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एक काम कर रहे हो पढ़ने वाला, लेकिन बीच बीच में आप अपना व्हाट्सएप भी चेक कर सकते हो, फेसबुक पर किसी को लाइक करके आ सकते हो, है ना, लिंक्डइन नौकरी पर कोई जॉब भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो क्लास में बैठकर, है ना। तो आपके अंदर ये कौन कौन सा फीचर आ गया, मल्टीटास्किंग का आ गया। आप कार चला रहे हो, किसी का कॉल आ गया तो कार तो रोकोगे नहीं, कार भी चल रही है, कॉल भी अटेंड कर लिया आपने, है ना। तो मल्टीटास्किंग का फीचर हमारा होता है। अगर मुझे प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीटास्किंग करनी है तो उसे मल्टी थ्रेडिंग है। तो प्रोग्राम के अंदर अगर मैं मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ एक साथ, तो वो हमारा मल्टी थ्रेडिंग से अचीव होती है। कैसे करोगे सर? हमने कहा चलो देखते हैं, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं अपने प्रोग्राम में जितने भी टास्क हैं उनको एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जो हमारा क्या करता है, इवन ऑड चेक करता है, यूजर से एक नंबर लेकर आएगा, एंटर नंबर, और चेक करेगा नंबर इवन है या ऑड है। तो एक टास्क ये मेरा बन गया, तो ये मेरा टास्क वन हो गया, इसको हम एक टास्क कहेंगे। मेरे प्रोग्राम में मैंने दूसरा टास्क बनाया, दूसरा टास्क है, मान लीजिए मेरे पास डी ड्राइव में कोई एक फाइल मैंने बनाई ABC नाम की, इसमें कुछ भी लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ इस ABC नाम की फाइल को रीनेम कर दिया जाए। तो इस काम को करने के लिए मैं दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, मान लीजिए इसका नाम चेंज कर। ये फंक्शन अपने अंदर से OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है, और OS मॉड्यूल का जो रीनेम फंक्शन है, इसमें मैं अपनी सोर्स फाइल का नाम लिख रहा हूँ जिसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ, और डेस्टिनेशन फाइल का पाथ जहाँ पर मैं रीनेम करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं सेम फोल्डर में ही PQR नाम से रीनेम करना चाहता हूँ। तो दो टास्क मेरे पास। अब मैं इन दो टास्क को अगर रन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दो फंक्शन है, तो फंक्शन अपने आप तो चलेंगे नहीं, कॉल करना होगा। तो मैंने पहले क्या करा, इस फंक्शन को कॉल कर दिया चेक इवन वाले। उसके बाद फिर मैंने चेंज वाले फंक्शन को ये हमने कॉल कर दिया। तो अब मुझे बताइए कि सबसे पहले चेक इवन फंक्शन जब चल रहा होगा और यूजर से इनपुट लेने जाएगा, तो क्या ऐसा जरूरी है कि यूजर इमीडिएटली इनपुट दे दे? ऐसा हो सकता है कि यूजर इनपुट देने में टाइम लगाए, और यूजर इनपुट देने में टाइम लगाएगा तो क्या हमारा ऐसा सोचना सही होगा कि चलो जब तक यूजर इनपुट नहीं दे रहा है एक काम करते हैं, इस फंक्शन को चला देते हैं और ये अपना काम कर देगा, या फिर इसको रोकना ही पड़ेगा जब तक ये काम पूरा ना हो जाए? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? यानी कि पहले ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट होगा, और जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तभी तो अगला स्टेटमेंट चलेगा हमारा। अगर ये स्टेटमेंट पूरा होने में आधा घंटा लगाएगा तो इसको आधा घंटा इंतजार करना ही पड़ेगा, आधा घंटा इसको इंतजार करना ही पड़ेगा।
है ना। अब यूजर नंबर इनपुट नहीं करेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, तब तक ये काम होगा नहीं होगा? नहीं होगा। आप फाइल जाकर देखो, जैसी है वैसी रहेगी, क्यों बदलेगी? अच्छा मान लीजिए इस काम को करने में कोई परेशानी आ गई, तो परेशानी क्यों आएगी? मैंने ऐसे लिख दिया, अब ये क्या इंट में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, तो क्या आ जाएगी प्रोग्राम के अंदर? एरर आ जाएगी। और प्रोग्राम में जैसे एरर आएगी, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो क्या अब ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा? दोनों ही केस में इसकी क्या गलती है? ये क्यों इंतजार कर रहा है? ये तो फिर वो बात हो गई, ये तो ये बात हो गई कि एक कोई शोरूम है और यहाँ पर एक सेल्समैन है, अकेला बैठा है सेल्समैन। पहला कस्टमर आया, अब पहले कस्टमर को सेल्समैन ने सर्विस देनी शुरू करी। अब दूसरा कस्टमर आ गया, तो आपने उससे क्या बोल दिया? लाइन में लगो। ये सेल्समैन दूसरे कस्टमर को तब सर्विस देगा जब पहला कस्टमर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेल्समैन है ही नहीं हमारे यहाँ पर, एक ही है बस। तो अब दूसरे कस्टमर को आप करो लाइन में लग जाओ, तीसरा वाला आया उससे करो आप भी लगो लाइन में। तो इस बेचारे का जो वेटिंग टाइम होगा वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये क्यों करेगा ऐसा? ये बोलेगा मैं क्यों करूं ऐसा, मैं दूसरी दुकान से खरीद लूंगा, आपके यहाँ करूंगा फिर, अगर आपके यहाँ ऐसे ही होता है तो इस मालिक का तो नुकसान हो जाएगा, जो दुकान का ओनर है, ये तो बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी ऐसा तो। सिर्फ सेल्समैन ये कह रहा है कि मैं एक बार में एक कस्टमर हैंडल करूंगा। अब पहला कस्टमर को इसने शर्ट दिखाई, वो ट्रायल रूम चला गया, वहां पहन रहा है, फोटो खींच रहा है, फेसबुक पर डाल रहा है, उसके बाद वापस आके बताएगा पसंद आई नहीं आई। अब ये एक सेल्समैन क्या करे, नहीं मैं तो पहला कस्टमर पहले खत्म करूंगा तब दूसरे के पास जाऊंगा। अरे ये तो कोई सेंस नहीं। तो रियल लाइफ में ऐसा होता भी तो नहीं है जो आप बता रहे हैं, हमने कहा ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा होगा तो सेल्समैन उसी दिन चला जाएगा नौकरी छोड़कर, या उसे निकाल दिया जाएगा। तो नेचुरल सी बात है, इस पर हम क्या बोलेंगे, अपना टाइम शेयर करो। पहले कस्टमर को दो कुछ टाइम, दूसरे को दो, फिर तीसरे को दो, फिर पहले पर आ जाओ, फिर दूसरे पर आ जाओ, फिर तीसरे पर आ जाओ, फिर पहले पर आ जाओ, ऐसे करो काम। हमारा पाइथन का प्रोग्राम सेल्समैन का पहला वाला जो नजरिया था वैसे ही चल रहा है आज तक। हमारा प्रोग्राम सीक्वेंशियली चलता है, टॉप टू बॉटम। जो पहले आएगा पहले वो कंप्लीट होगा। अगर वो 1 घंटा ले रहा है, आगे के कोड को रुकना पड़ेगा। आगे के कोड को पहले वाले कोड से कोई मतलब है नहीं है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। जबकि इस वाले काम को करने में इस काम का कोई रोल नहीं है, इसका कुछ भी हिस्सा इसमें यूज नहीं हो रहा है। सिर्फ यही है कि ये बाद में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नीड किसकी आई? मल्टीटास्किंग। कि मुझे एक प्रोग्राम में 2 टास्क करने हैं, और ये दोनों टास्क कैसे होने चाहिए? टाइम शेयरिंग का यूज करके होने चाहिए। इंटरप्रेटर जब इन दोनों टास्क को रन कराए तो ऐसा ना हो कि जब तक पहला पूरा ना हो जाए आगे जाए ही ना। इंटरप्रेटर पर क्या बोलेंगे, आप एक टास्क को चलाओ, अपना टाइम दूसरे को दे दो, दूसरा अपना चलेगा, फिर दूसरे को पूरा मत करना, फिर पहले पे आ जाओ, फिर तीसरे पर चले जाओ, फिर पहले पर आ जाओ। ऐसे करके अगर आप करोगे तो जल्दी समय में काम हो सकता है। जिसका टास्क छोटा होगा वो जल्दी पूरा होकर चला जाएगा। अब दूसरे कस्टमर को एक रूमाल लेना है, लगा हुआ लाइन में, अरे उसको देकर सर्विस खत्म करो। पहला वाला शर्ट लेगा, खरीदेगा, ट्रायल रूम में जाएगा, करने तो जो कर रहा है उसे 2 मिनट निकाल के उसे दे दो, उसका काम हो जाएगा। तो यही तो हम कह रहे हैं इंटरप्रेटर से, इंटरप्रेटर थोड़ा टाइम इससे निकाल कर इसे दे दो, चेंज वाले फंक्शन को जरा सा काम है करके चला जाएगा ये। इसे क्यों आपने रोक कर रखा हुआ है ना? तो यहाँ पर नीड आई मल्टीटास्क। तो प्रोग्राम में अगर मुझे मल्टीटास्क, अब सोचो मैं यहाँ पर रन करा दूं और ये एरर आ जाए, तो आगे वाला काम ही नहीं हुआ होगा। मतलब पहला कस्टमर अगर उस खरीद के नहीं गया तो सेल्समैन कह रहा मैं किसी को दिखाऊंगा ही नहीं, सब चले जाओ, ऐसा ही कुछ हो गया है ना। तो अब यहाँ पर नीड आती है किसकी? हमारा मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में क्या क्रिएट करते हैं? थ्रेड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा थ्रेड का। थ्रेड क्या होती है?
A thread represents independent execution of code. थ्रेड क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ कोड प्रोग्राम के अंदर होती है। अगर आप प्रोग्राम के किसी कोड का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम एक थ्रेड को क्रिएट कर देंगे और वो थ्रेड उस इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन को करती रहेगी। ठीक है। अब आप एक प्रोग्राम में इस तरह से जितने चाहें उतनी थ्रेड बना सकते। तो आप चाहते हैं कि मेरे प्रोग्राम में 2 इंडिपेंडेंट कोड हैं, तो आप 2 थ्रेड बना दो, दोनों अपना अपना एग्जीक्यूशन करेंगे। लेकिन कब कौन सी चलेगी ये हमारे हाथ में नहीं होगा, ये किसके हाथ में होगा? इंटरप्रेटर के हाथ। कभी भी किसी थ्रेड को वो चला सकता है। ठीक है। थ्रेड इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इन प्रोग्राम क्या कहलाता है? थ्रेड कहलाता है। फिर मल्टी थ्रेडिंग क्या है? कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स क्या कहलाता है? मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। कंकरेंट शब्द को मैं एक सिनोनिम दे देता हूं, टाइम शेयर। कंकरेंट का मतलब टाइम शेयर। तो जो कस्टमर और सेल्समैन वाला मैंने एग्जांपल दिया था वो कंकरेंट सर्विस मिल रही थी। हमारा सेल्समैन अपना पूरा टाइम एक पर नहीं रखता है, अपने टाइम को डिवाइड करता है, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी इस पर, कभी इस पर। इस तरह से जो सर्विस मिल रही थी तो उसे हम क्या बोलेंगे? टाइम शेयरिंग या कंकरेंट सर्विसिंग। उसी तरह से हम प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड बनाते हैं और इंटरप्रेटर से कहते हैं इंटरप्रेटर अब इनको कंकरेंटली चलाओ, कभी इसे चलाओ कभी उसे चलाओ। तो जब जिस थ्रेड को चलाओगे वो अपना काम उस समय करेगी। मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन को थोड़ा सा और आउटर लेवल पर कहा जाए तो ऐसे कह सकते हैं क्या? मल्टीटास्किंग इन ए प्रोग्राम इज नोन एज मल्टी। प्रोग्राम के अंदर मल्टीटास्किंग क्या कहलाती है? मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है। अब ये बताओ थ्रेड कैसे बनेगी? इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन कैसे बनेगा? तो पाइथन में थ्रेड एक ऑब्जेक्ट है। ये बहुत अच्छी पाइथन की एक अप्रोच है कि जब कोई भी चीज कहानी किस्से में हो जाती है और हम पाइथन से कहते हैं इसका प्रोग्राम बनाओ, इसका कोड बनाओ, तो पाइथन बस एक ही आंसर हमें देती है, क्या? ऑब्जेक्ट। जो भी कहानी किस्से थे प्रोग्राम में क्या बनेंगे? वो ऑब्जेक्ट। इवेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। विजिट क्या था? ऑब्जेक्ट। थ्रेड क्या है? ऑब्जेक्ट। जो भी है ऑब्जेक्ट। हमने फाइल ओपन करी प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट। हमने डेटाबेस कनेक्शन बनाया, कनेक्शन क्या है प्रोग्राम में? ऑब्जेक्ट। जो भी प्रोग्राम में है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो थ्रेड कौन है प्रोग्राम में? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ लिख दूं, इनकोडिंग इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है? किसी क्लास। ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड। तो पाइथन में थ्रेड नाम की एक क्लास होती है। तो थ्रेड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन आपने बना ली। सर करके दिखाओ तो हो सकता है और बेटर समझ में आए। हमने कहा आसान है, कुछ नहीं है। ये देखो, तो मैं लिखा फ्रॉम थ्रेडिंग
इंपोर्ट थ्रेड। अब आप क्या करोगे, आप दो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में क्रिएट करोगे, यानी कि दो थ्रेड प्रोग्राम में क्रिएट करोगे। तो मैंने लिखा T1 इक्वल टू थ्रेड, T2 इक्वल टू, तो आपने अपने प्रोग्राम में दो थ्रेड क्रिएट कर ली। अब ये दोनों थ्रेड इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होंगे, कंप्लीट कंप्लीट नहीं, कुछ समय T1 चलेगी, कुछ समय T2 चलेगी, फिर T1 चलेगी, फिर T2 चलेगी। तो जब जो चल रही है उसको हमने जो काम दिया है करने को, उस समय वो काम करेगी। तो सर आपने काम कहाँ दिया, कैसे पता T1 थ्रेड का काम क्या है और T2 थ्रेड का काम क्या है, हमने कहा बताएंगे। थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे टारगेट, और टारगेट में क्या पास करेंगे, टारगेट के अंदर हम पास करेंगे जो भी आपको थ्रेड से काम कराना है। तो हमने क्या काम कराना है, पहले वाले थ्रेड से चेक, तो पहले वाली थ्रेड का टारगेट क्या कर दिया हमने, चेक की, और दूसरी वाली थ्रेड का टारगेट हमने कर दिया, बनेंगे दो थ्रेड में, दोनों थ्रेड से हमने क्या करा, इनका टास्क बता दिया। तो हमारे प्रोग्राम में दो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है जिनको ये बता दिया गया है कि आपका काम क्या होगा। अब इन एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है, यानी कि थ्रेड को मुझे क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, T1 डॉट T2 डॉट, अब जैसे ये दोनों थ्रेड स्टार्ट हो जाएंगी, इंटरप्रेटर इन दोनों थ्रेड को टाइम दे देकर रन कराएगा। हो सकता है पहले T1 थ्रेड स्टार्ट करिए मैंने, तो T1 थ्रेड भी रन करा दो। अब T1 थ्रेड अगर रन होगी तो हमारा यूजर से इनपुट लेने जाएगी। अब यूजर से इनपुट नहीं आ रहा है, तो अब इंटरप्रेटर क्या सोचेगा, चलो एक काम करते हैं, हमारे पास दूसरी थ्रेड भी है, जब तक उसको चला देते हैं। इंटरप्रेटर ने अगर ऐसा सोचा जैसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना भी सोच ना, तो अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, दूसरी थ्रेड को स्टार्ट कर देगा और उसको चलाएगा। जब वो चलेगी तो अपना काम वो करेगी, क्या, ओएस इंपोर्ट करेगी, इस लाइन को चलाएगी। अब थ्रेड का दो लाइन का तो काम था, पूरा हो गया। अब थ्रेड खत्म हो गई, कोई भी थ्रेड अपना काम पूरा होते ही खत्म हो जाती। अब इंटरप्रेटर उसको दोबारा कभी रन नहीं करता। अब इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, T1 के पास चलते हैं। T1 के पास गए तो वो फिर से अभी यूजर से इनपुट का इंतजार हो रहा है। अब क्या करें, अब तो टाइम खराब करो, कुछ है ही नहीं और करने, कोई और होता काम तो करते। तो सर जो कहानी सुना रहे वो होगी, मैं कहा होनी तो सही है, TBC.txt फाइल है, रन करते हैं। क्या लगता है अगर मैं जाकर अभी डी ट्रैप में देखूं तो वो PQR बन गई होगी? अगर आपकी कहानी सही थी जो आप सुना रहे हो तो ऐसा हो जाना चाहिए सर, तभी तो फायदा होगा थ्रेडिंग का, वरना फायदा क्या है? चल क्या हो गई है PQR। तो सर अगर मैं और भी काम करवा लेता और थ्रेड बनाकर कोई मूवी डाउनलोड करवाना चाहता तो हो रही होती। जितने काम कराने करो, है ना। तो अब ये बताओ, अगर और काम जो हो रहे हैं पहले वो खत्म होंगे, अब हमने कहा नहीं, वो होंगे, यहाँ भी कंट्रोल आया होगा, यहाँ जब कंट्रोल आया होगा तो फिर से इंतजार है, अभी फिर चला गया होगा वापस कहीं। तो इंटरप्रेटर सबको बराबर बराबर मौके दे रहा होगा, तो जितना टाइम इंटरप्रेटर ने इस T1 थ्रेड को दिया होगा उतना समय खराब हो गया होगा। अब इंटरप्रेटर यहाँ तो रुकेगा नहीं, इंतजार तो करेगा नहीं, वो तो और काम देगा। जब सब खत्म हो जाएंगे तो इंटरप्रेटर के पास मजबूरी, अब क्या करे, अब तो ये रुके। अच्छा अब अगर मान लो यहाँ पर मैं कुछ गलती कर दूं, एरर ला दूं, तो क्या वो बाकी काम जो हो रहे थे या जो हो चुके हैं वापस रोल बैक हो जाएंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं प्रोग्राम में थ्रेडिंग लगाता हूँ तो एक फायदा और आ जाता है कि थ्रेड में एरर आएगी, अगर आएगी, बाकी थ्रेड जो अपना काम कर रही है अगर उनका रह भी गया है वो खत्म नहीं होंगे, चलती रहेंगी अपना आगे, और जो खत्म हो गई है वो खत्म हो गई, उनका काम हो चुका पूरा। तो जो एरर आती है वो थ्रेड में आती है, प्रोग्राम में नहीं आएगी। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहाँ पर सही कर दूंगा तो सही हो जाएगा, गलत कर तो गलत हो, अब थ्रेड खत्म हो। तो हमारे प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट जब हम पहले दिन प्रोग्राम रन करते हैं, हेलो प्रिंट कर रहे का, और आज तक 15 मिनट पहले तक एक थ्रेड थी जिसका नाम था मेन थ्रेड। तो बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए
एक एग्जीक्यूशन तो बनाई गई और उस एग्जीक्यूशन का नाम होता है मेन। तो जब हम अपने प्रोग्राम में आते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा प्रोग्राम मेन थ्रेड पर चल रहा होता है। और जब भी कोई एरर आई होगी अभी तक पाइथन में, तो हम क्या बोलेंगे, वो किस पर आई है, मेन थ्रेड पर आई। तो बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम में एक मेन थ्रेड को क्रिएट करता है। ठीक है। अब इसके पास कब जाएगा कोई आइडिया नहीं, ये डिपेंड करेगा इंटरप्रेटर के अंदर थ्रेड शेड्यूलिंग कैसे इंप्लीमेंट करेगी। उसकी एल्गोरिथम होती है कई सारी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एक ये होती है, प्रायोरिटी बेस्ड होती है हमारी, डायनेमिक होती है, देखेंगे किसका टास्क ज्यादा बड़ा है उसको ज्यादा मौके देंगे। तो ये पहले से हम सेट नहीं कर सकते कि अगर मेरे प्रोग्राम मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो किस ऑर्डर में चलेंगी, मतलब पहले कौन सी, फिर दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, हमें नहीं पता। और जब चलेंगी तो कितनी देर तक चलेंगी हमें ये भी नहीं पता। इतना देर हो सकती है कि अपना काम पूरा कर दें, और इतनी देर भी हो सकती है कि वो एक लाइन ही चला पाए बस अपनी, और उन्हें दोबारा भी इंटरप्रेटर रन कराएगा। हो सकता है एक थ्रेड को पूरा रन होने में 10 बार इंटरप्रेटर उसके पास आए, हो सकता है एक ही बार में इंटरप्रेटर थ्रेड को जब चलाए एक ही बार हम पूरी हो जाए। तो ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, ये सब हमारा डायनेमिक है। और इंटरनली इंटरप्रेटर जो हमारा यूज हो रहा है उसके अंदर जो एल्गोरिथम यूज करेगी होंगी उसके अकॉर्डिंग। और इंटरप्रेटर ये कह रहा है कि मैं भी अपना दिमाग नहीं लगाता, आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो तरीके यूज होते हैं वही तरीका मल्टीटास्किंग करने का मैं अपने अंदर यूज कर लेता हूँ थ्रेडिंग पे। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में तो मल्टीटास्किंग है। आप जुपिटर चला रहे हो, अभी मैं एंटीवायरस स्कैनिंग पर लगा दूं तो क्या मना कर देगा वो, जबकि मैं जुपिटर चला रहा हूँ। तो अब हमारा ओएस क्या करेगा, हमारे टाइम को शेयर करेगा। ओएस कैसे चलाएगा, कभी जुपिटर चलाएगा, कभी एंटीवायरस स्कैन करेगा। अगर मैं एक मूवी डाउनलोडिंग पर लगा दूं वो भी चलेगी, जूम भी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी बहुत सारे टास्क को रन कर रहा है। लेकिन सर हमें ऐसा फील नहीं आता कि अगर टाइम शेयरिंग हो रही है तो एक रुक गया तो एक चल रहा है, क्योंकि इतना फास्ट स्विच हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से वहां से वहां, कि हम फील ही नहीं कर पा रहे। हमारी आईज और हमारा ब्रेन समझ ही नहीं पा रहा है, लेकिन एक बार में एक ही काम हो रहा है। 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा होता है यहाँ से वहां जाने में, पता भी नहीं चलता हमारे लिए। ठीक है, तो हमारा इंटरप्रेटर कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है इंटरनली वही मैं यूज कर रही हूँ। तो पहले से हम ना तो ऑर्डर बता सकते हैं थ्रेड का कि पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी थ्रेड किस ऑर्डर में चलेंगी, और हम ये नहीं बता सकते कि जब चलेंगे तो कितनी देर देर तक चलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें मल्टीपल थ्रेड से उन कामों को कराना चाहिए जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो हम ऑर्डर नहीं पता ना, कभी कोई सा बंद हो जाए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन मल्टी थ्रेडिंग, कोई आपसे पूछे। हाँ, नहीं कोई लिमिट नहीं। रियल लाइफ एप्लीकेशन, अब जरा सोच के बताओ, जो आपको समझ में आया है उसके हिसाब से। आप मोबाइल ऐप जो चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ लगता हो आपको कि यार इसमें मल्टी थ्रेडिंग चल रही होगी। हाँ, इस चीज को थोड़ा सा मैं बेटर करके बताता हूँ, इन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए ये हमारा एक GUI एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, और ये ऑनलाइन एग्जाम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, उसके 4 ऑप्शन आ रहे हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट बटन लगा हुआ है। अब नेक्स्ट बटन के क्लिक पर यहाँ से आंसर डेटाबेस में सबमिट होता है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आकर दिखाई देता है। लेकिन सर यहाँ टाइम भी तो चलेगा, एग्जाम का टाइम वो रुकेगा थोड़ी। तो वो टाइम इंडिपेंडेंट है ना, उसको इससे मतलब नहीं है कोई। तो अब ये जो टाइम आपका चल रहा है यहाँ पर, इसको कैसे चलाएं, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन देना है, इसको एक थ्रेड से डाल दो।
और ये क्वेश्चन को सबमिट करना, अगला क्वेश्चन लेके आना डेटाबेस से, इसको दूसरी थ्रेड पर डाल दो। यहाँ पर एक स्लाइड को लगाना है, इमेजेस रोटेट होकर आ रही हैं, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी इमेज रोटेट होकर आती है, एनिमेशन काइंड ऑफ लगा हुआ है, उनका इन दोनों से मतलब नहीं है, वो अपना अलग चल रहा है, तो उसको एक तीसरी थ्रेड पर डालो। तो एक एप्लीकेशन में 3 काम एक साथ हो रहे हैं हमारे पास, कैसे हो रहे होंगे, मल्टी थ्रेडिंग की कोई सोल्यूशन है ही नहीं हमारे। ठीक है? तो वन वर्ड में लिख देते हैं जो उन्होंने बताया भाई, टाइमर बेस्ड एप्लीकेशन लाइक ऑनलाइन एग्जाम। और बताओ दूसरी कोई। अच्छा ये बताओ, व्हाट्सअप जिसको आप चलाते रहते हो हर 10 मिनट में, उस पर आपने एक कोई पिक्चर अपलोड करी, ठीक है, और उसके बाद उस पिक्चर का टेक्स्ट आपने लिखना है। अब आपने पिक्चर अपलोड करी, पे घूम रहा है, अपलोड हो रही है, आपने टेक्स्ट लिखा, सेंड कर दिया, तो क्या होगा, टेक्स्ट बाद में जाएगा पिक्चर के या पहले भी जा सकता है? तो ये तो क्लियर हो गया, 2 थ्रेड है ये। जो पिक्चर अपलोड हो रही है व्हाट्सएप पे वो एक थ्रेड से अलग हो रही है, और टेक्स्ट सेंड करने के लिए अलग थ्रेड चलाई जा रही है। जिसको काम पहले हो गया वो पूरी हो गई। व्हाट्सएप के अंदर थ्रेडिंग यूज हो रही है, जितनी पिक्चर आप अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो एक बार में 4 मूवी आप डाउनलोडिंग पर लगा दो, तो जरूरी है पहली वही पूरी होगी जो पहले डाउनलोड हो रही थी? अरे जिसका टाइम छोटा था, जो छोटी थी, वो पहले भी हो सकती है, चाहे वो दूसरी चाहे तीसरी थी, मतलब ये 4 अलग थ्रेड है। हाँ ये भी सही एग्जाम्पल है। एम एस वर्ड एक मल्टी थ्रेडिंग बेस्ड है। आप एम एस वर्ड में आपने अपना रिज्यूम बनाया, अब आपने उसके प्रिंट आउट निकालने की 10 कमांड दे दी, अब आपका दोस्त कह रहा है मेरा बना दो, तो वो आप एडिटिंग करने लगे, तो एडिटिंग कर सकते हो, उधर प्रिंट भी हो रहा है, इधर आप एडिटिंग भी कर रहे हो। स्पेल चेक, जैसे ही आप लिखोगे एंटर मारोगे, वर्ड के स्पेलिंग चेक हो जाएंगे अपने, तो स्पेल चेक थ्रेड चल रही होगी बैकग्राउंड में, काम कर रही होगी। ठीक है, तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल बिल्कुल आप बना सकते हैं अपने आप से, है ना। तो आपने बताया एम एस वर्ड, लिख देते हैं। फिर अभी आपको ये हो गया, अपलोडिंग डाउनलोडिंग, अपलोडिंग डाउनलोडिंग, चाहे मोबाइल ऐप हो चाहे वेबसाइट, हम सबको लेकर चलते हैं। एंटीवायरस अब आपके कंप्यूटर का स्कैन करता, कभी ध्यान से देखिएगा पाथ को, ऐसा नहीं होगा वो सी में चल रहा तो सी में पहले स्कैन करेगा, कभी सी के बाद डी पे आ जाएगा, कभी इस फोल्डर कभी उस फोल्डर घूमता रहता है, वो क्यों, थ्रेडिंग हो रही है। इंटरनली एंटीवायरस आपकी मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करता है, एक थ्रेड एक फोल्डर को पकड़ रही है, दूसरी थ्रेड दूसरे को, तीसरी थ्रेड तीसरे, एंड सो ऑन। तो जब जिस थ्रेड को मौका मिलता है वो अपना स्कैनिंग शुरू कर देती है सर। इसलिए एंटीवायरस स्कैनिंग का जब पाथ देखोगे तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आता है। तो ये सब। अब ये बताओ, ब्राउजर चल रहा है, ब्राउजर पर मैंने एक नया टैब खोला, यहाँ पर मैं कुछ करूंगा और मैं इसे क्लोज कर दूं तो जुपिटर भी क्लोज हो जाएगा। तो जितने भी ये टैब है ना, इंटरनली हर टैब भी हमारा कैसा है, एक थ्रेड से इम्प्लीमेंट होता है। तो जितने ब्राउजर आज की डेट में, टैब बेस्ड ब्राउजर, ये सब क्या है, मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके ही बनाए गए हैं। ढेरों एग्जाम्पल हैं। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा आपके मोबाइल में या आपकी वेबसाइट का जिसमें थ्रेडिंग ना, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होगा। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। अच्छी बात पाइथन में यह है कि एज ए प्रोग्रामर हमें बहुत ज्यादा नेटिव जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा लो लेवल पर जाने की जरूरत नहीं, जितना मैंने लिखा है इतना हम शायद कभी नहीं करेंगे लाइव। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेडीमेड बनी बनाई लाइब्रेरी, हम उनका यूज करते हैं जो अपने अंदर थ्रेडिंग का यूज करती है। अब मुझे टाइमर बनाना है, तो टाइमर के लिए टाइमर नाम की क्लास होती है पाइथन, जिसके अंदर थ्रेडिंग अपने आप इंप्लीमेंट कर दी गई है। हमें बस टाइमर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, टी इक्वल टू टाइमर, और उसमें जो काम कराना है वो काम दे दो और उसका टाइम बता दो कि कितने टाइम बाद ये होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हमारे पास एक शेड्यूलर नाम का मॉड्यूल है। शेड्यूलर मॉड्यूल पूरा का पूरा थ्रेडिंग का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई प्रोग्राम है,
मैं चाहता हूँ कि 11 बजे चले, मैं कंप्यूटर ऑन करके छोड़ जाऊंगा, और मैं कंप्यूटर पर हूँ या नहीं हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोग्राम 11 बजे चलना चाहिए। तो शेड्यूलिंग एक मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करेंगे जो इंटरनली थ्रेडिंग का यूज करता है। हम क्या करेंगे, शेड्यूलिंग से कहेंगे भाई ये टास्क है और 11 बजे चला देना, वो पीछे क्या करेगा, थ्रेड बना देगा, और वो थ्रेड हमारा ओएस के साथ रजिस्टर कर देगा। ओएस अब उस थ्रेड को 11 बजे रन कर देगा, जैसे वो थ्रेड चलेगी मेरा कोड चल पड़ेगा। बस कंप्यूटर ऑन होना चाहिए आपका, लाइक अलार्म। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया इन्होंने, अलार्म। जो मोबाइल में अलार्म होता है वो थ्रेडिंग का तो एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल। आप कहीं घूम रहे हो दिल्ली में, वाईफाई कैच कर गया, पीछे थ्रेड चल रही थी, जो वाईफाई स्कैन कर रही थी, नेटवर्क आ गया, थ्रेडिंग का एग्जाम्पल है। मतलब अब इस तरह के जितने एग्जाम्पल है सब मल्टी थ्रेडिंग के एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। अभी हमने टी के इंटर में जो पढ़ा, इसके साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी और हमें सीखनी चाहिए। मैंने आपको एसक्यूएल सिखाया, अलग मैंने आपको एसक्यूएल पढ़ाई है, और अलग मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी पाइथन सिखाई है। हमें आना चाहिए डेटाबेस कनेक्टिविटी को टी के इंटर के साथ। यूजर से मैंने उसका डेटा लिया, और मैं यूजर से कहूँ यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करो, तो अपनी डिटेल यूजर देगा, और हम क्या करेंगे, बैकएंड में टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर उसका रिकॉर्ड सेव करते रहेंगे। तो ये कैसे करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, और बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा ऑटोमेट करते हुए उस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। जैसे कोई भी आदमी बैंक में जाता है, अपना अकाउंट खुलवाता है, फिर उस अकाउंट में पैसे जमा करता है, उसमें से निकालता है ना, ये सब चीज़ों को एक बार कैसे हम कर सकते हैं कोड के थ्रू, ये हम उस मिनी प्रोजेक्ट में करके देखेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। चलो आज